हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स में। मैं आप सबों का दोस्त धन जी आज फिर से जुड़ चुके हैं 9 बजे के रात्रि के क्लास में, जिससे मैं कि आज आप लोगों का डिमांड था कि साइंस और करंट अफेयर्स को दोनों को एक साथ लेकर आया जाए। तो हम लोग इस सेशंस के साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें से कि आपको साइंस भी देखने को मिलेगा, साइंस भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। और यह साइंस का कौन सा है, सुपर 25 वाला जो सेट होता है उसमें। तो यह जो 9 बजे वाला जो क्लास होगा यह थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, 1 या 1.5 घंटे का, क्योंकि 1 घंटे का साइंस, 1 घंटे में साइंस खत्म कर लेंगे और 30 मिनट में करीब करीब क्या कर लेंगे, करंट खत्म कर लेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सभी लोगों का, किसी का करंट न छूट पाए और किसी का साइंस, जो कि साइंस में कुछ लोग जुड़ पा रहे हैं और करंट में नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, दोनों को साथ साथ ही लेकर चल सके। इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि स्टार्ट किए हैं साइंस और करंट अफेयर्स का। तो एक बार जल्दी से सभी लोग को क्लास शेयर कर दीजिए, जिससे कि क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। तो चलिए फटाफट से सभी लोग शेयर करिए। और आज कोई नहीं भागेगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत बेहतरीन क्लास को सजाया गया है। तो आज के क्लास में बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस भी हैं और आपको देखने का भी मिलेगा, क्योंकि आप 10:30 से 11 बजे तक अगर कर लेते हैं, उसके बाद सोइए, कोई दिक्कत नहीं। 9 बजे तक पढ़ते रहिए, उसके बाद 9 बजे से सेट देना स्टार्ट करिए। तो यह क्या है, रेलवे के ग्रुप डी का है और इसमें साइंस और करंट अफेयर्स होंगे। तो एक बार सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए और जुड़ने के साथ लाइक भी कर दीजिए। और उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं कि आज के क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस बने। तो एक बार क्लास को सभी लोग को शेयर कर दीजिए और सभी लोग को जोड़ लीजिए। चलिए जल्दी से क्लास को शेयर करिए और क्लास को शेयर करके सभी लोग को जोड़ लीजिए। और क्लास को थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि सभी लोग जुड़ जाए, जिसमें कि साइंस और करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। तो साइंस भी है और करंट अफेयर्स भी है। और आप इस क्लास के साथ रेगुलरली जुड़े रहेंगे, अगर प्रतिदिन जुड़ेंगे तो अपने आप में कुछ बदलाव जरूर करेंगे। तो क्लास को शेयर करिए और थोड़ा लड़कों को जोड़िए, ताकि टेस्ट देने में भी मजा आए, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई, सच बता रहे हैं। क्योंकि एक जो है स्लाइड को टाइप करिए, टाइप करके आपको लाना है। तो थोड़ा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए भी। तो आप लोग भी ना, तो आप लोग लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, वही हाल है। तो एक बार क्लास को शेयर करके सभी लोग को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। और आपके अगल बगल में जो लोग हैं पढ़ने वाले, उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि यूट्यूब का फैमिली जो है डी एजुकेशंस का बड़ा हो सके। तो चलिए आज की क्लासों को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो जो लोग जुड़ चुके हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन। और सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। बताइए कि आपको बताना है कि कंपन कर रही वस्तु का अगर समय अंतराल कितना है, 0.04 है, सेकेंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। सभी लोग बताएंगे 250 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज या 200 हर्ट्ज। सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि कितना हर्ट्ज होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो आवृत्ति होता है, आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वे होता है हर्ट्ज। तो आपको बताना है कि कितने हर्ट्ज होगा, आपको आवृत्ति बताना है। तो सभी लोग फटाफट से इसका आंसर करेंगे, तुक्का नहीं मारिएगा, बना के मारिएगा। जब भी आप सेट बनाने बैठिए, आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि आपका साइंस का क्वेश्चन है तो कम न्यूमेरिकल्स आ जाएगा। क्योंकि जब भी आप 9 बजे बैठिए, कुछ बातों को नोट्स भी करते चलिए, ताकि आपको नोट भी करने का ज़रूरत हो तो नोट कर सकते हैं। तो नोट भी करते चलिए और बनाते भी चलिए। तो इस बातों को ध्यान में रखिए कि जब भी आप सेट देने बैठिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए। ऐसे नहीं कि सोए हैं और देख रहे हैं, पेन कॉपी लेकर बैठिए और जहां आपको लगता है कि हमें नोट करने की ज़रूरत है वहां पे नोट कर लीजिए। चलिए, कंपन कर रहे वस्तु का समय अंतराल इतना सेकेंड है, तो आवृत्ति क्या होगा। सर आपको पता है कि जो आवृत्ति को हम एन से सूचित करते हैं, एन होता है 1/में में आवर्तकाल। 1/में में जो आवर्तकाल होता है वही क्या होता है, आवृत्ति होता है। सर तो आपको आवर्तकाल तो दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यह टी दे दिया है 0.04। जब यह दे दिया है आपको, तो क्या हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाइएगा, लिख लीजिए। आवृत्ति बराबर क्या लिखेंगे कि जो आवृत्ति होगा, आवर्तकाल का जो आवर्तकाल है उसका 1/में में होता है। और आवृत्ति आपसे पूछा है, तो आवृत्ति तो कितना होगा, 1 होगा। आवर्तकाल दिया है 0.04। तो क्या हम पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर डबल जीरो बिठा देंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 25 हर्ट्ज। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 25 हर्ट्ज हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं सर। सभी लोग बताइए, एक ध्वनि श्रोता 600 हर्ट्ज की तरंग को भेजता है और 3 मीटर के तरंगदैर्घ्य पैदा करता है, तो इस तरंग में ध्वनि की गति क्या होगी, यानी तरंग की गति क्या होगी। सबको बताना है कि तरंग कितना, मतलब कि कितना तरंग की गति होगी। बताइए कितना गति होगी। जल्दी से सभी लोग इसको बताएंगे कि इसमें तरंग की गति कितनी होगी। तो जल्दी से सभी लोग फटाफट, और जो लोग भी जुड़ रहे हैं पेन कॉपी लेकर जुड़िए, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाइएगा। तो आप जब भी जुड़िए पेन कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी मारने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और आपका यह 1 या 1.5 घंटा अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यह आपके ग्रुप डी से रिलेटेड, हम लोग जो है ग्रुप डी से रिलेटेड इस सेशंस में लेकर आ रहे हैं। तो जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनको जोड़ने के लिए बोलिए, ताकि जुड़े रहें, ताकि उनकी भी सफलता 1 लाख सीटों में 1 सीट पक्की हो सके। तो आप लोग जुड़ते रहिए। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए इसका क्या होता है, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। जो दिया है उसको लिख लीजिए। एक ध्वनि श्रोता से इतने हर्ट्ज की तरंग उत्पन्न होता है। मतलब अभी बताए ना कि तरंग हर्ट्ज किसका है, तो आवृत्ति का ना। तो एन का मान कितना दे दिया है, तो एन का मान दे दिया है 600 हर्ट्ज। लिख लिए। और आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भेजते हैं और 3 मीटर का तरंगदैर्घ्य पैदा करता है। मतलब लेमडा ना, तरंगदैर्घ्य को किससे सूचित करते हैं, लेमडा से। तो यह कितना हुआ, 3 मीटर हुआ सर। और आपसे पूछा है कि ध्वनि का वेग क्या होगा, भी बताना है कि भी क्या होगा, भी आपको बताना है। तो आप सबों को पता है कि भी बराबर कितना होता है, एक भी बराबर होता है एन लेमडा। कितना होता है, भी बराबर एन लेमडा होता है। और भी तो निकालना है, एन कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और आपका एन कितना है, 600 है। जब 600 है तो कितना हो जाएगा, 6 1800। और वेग है, और वेग का आपको पता है कि वेग का मात्रा क्या होता है, तो वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर सेकेंड इनवर्स। तो मीटर सेकेंड इनवर्स, तो कहेंगे कि 1800 मीटर सेकेंड इनवर्स। यह जो लिखा हुआ है ना, मीटर ऐसे करके लिखा हुआ है सबको, जैसे कि यह है ना, तो मीटर सेकेंड के पावर -2 है। और यह क्या है, मीटर सेकेंड के पावर -1 है। और यह क्या है, मीटर सेकेंड 1 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। क्योंकि अब ऐसे कुछ करके लिख रहा है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला सिस्टम नहीं हो पा रहा है, तो इस बातों को ध्यान देंगे। तो इसका कितना होगा, 1800। कैसे निकाले, आवृत्ति दिया था लिख लिए, तरंगदैर्घ्य दिया था लिख लिए, भी का पता है तो भी बराबर होता है एन लेमडा। तो वहां से क्या किए तो कितना हो गया, 1800। क्योंकि वेग है तो वेग का मात्रक होता है मीटर सेकेंड इनवर्स। और आपका यहाँ पे सिर्फ मीटर आपको आता या नहीं आता, सब में 1800 तो आता ही। बस आपको देख के मार देना था कि ध्वनि का गति पूछ रहा है, गति यानी वेग पूछ रहा है, उसका सही मात्रा क्या होता है, तो मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। आ रही है अगले क्वेश्चन की ओर आइए सर। किसको एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, किसको अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, यानी कि अभिसरण यानी कि अभिसारी दर्पण कह सकते हैं। अभिसारी दर्पण या अभिसरण दर्पण कहा जाता है उत्तल दर्पण को, समतल दर्पण को, अवतल दर्पण को, या समतल उत्तल को, मतलब कि समतल और उत्तल को मिलाकर। बताइए कि किसको कहा जाता है। तो फटाफट से सभी लोग बताएंगे कि किसको अभिसरण दर्पण कहा जाता है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे। अभिसरण होता है, अभिसरण दर्पण किसे कहा जाता है। चलिए आप सबों को पता है कि अभिसरण दर्पण किसे कहा जाता है, तो अभिसरण को ही क्या बोला जाता है, देखिए इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग। क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर या अभिसरण दर्पण। अभिसरण दर्पण क्या करता है कि सभी प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयास करता है। और अभिसरण में क्या होता है कि जितने भी प्रकाश आते हैं उसको किसी एक बिंदु पर क्या करता है, एकत्रित करने का कार्य करता है। और यह जो है कौन करता है, तो यह करता है अवतल दर्पण। कौन करता है, अवतल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण क्या करता है आपको कि जितने भी प्रकाश, अनंत से जो प्रकाश आता है किसी बिंदु पर एकत्रित करने में कार्य कौन करता है, वे करता है आपको अवतल दर्पण को। और अवतल दर्पण को ही हम अभिसरण दर्पण या अभिसारी दर्पण या इसी को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा,
अवतल के बारे में सुन लीजिए ध्यान से एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाते हैं। देखिए अवतल की सर अगर बात कहा जाए ना, अव है तल है, अवतल को इंग्लिश में कनकेव बोला जाता है, कनकेव बोला जाता है, कनकेव मिरर। अवतल को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, इस बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है और अभिसारी दर्पण को ही कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, तो इस बातों को ध्यान में रखिएगा। और अवतल की प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग हर जगह, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक भी प्रतिबिंब बनाता है। जब वास्तविक बनाता है तो यह कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है, और यह काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है जो कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इस बातों को याद रखेंगे। अवतल का जो होता है, अवतल कुछ इस प्रकार होता है। देखिए अवतल की अगर बात कहा जाए तो यह समतल दर्पण का, ठीक ना, अवतल दर्पण में अगर ऐसे होगा तो इसका बाहरी भाग क्या होता है, रंगा रहता है, और बीच वाला भाग धसा रहता है, इस बातों को धमतर में। अवतल दर्पण को कनकेव मिरर या इसी को अभिसारी दर्पण या कन्वर्जिंग मिरर, जबकि उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर या उसी को अपसारी या डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा था कि बताइए अभिसरण दर्पण कौन है, तो अवतल दर्पण होगा। यह आपका तीसरा नंबर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, आपको बताना है कि जो हीरा है, हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। सभी लोग बताएंगे कि जो हीरा होता है, हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। अपवर्तनांक बताना है 2.32, 2.23, 2.42, 2.24। सभी लोग बताएंगे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो सभी लोग फटाफट से आंसर करिए। चलिए फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे सर, करिए जल्दी से फटाफट से कि हीरा का कितना होता है। सबको पता है हीरा का कितना होता है, तो सभी लोग का चैट देखना चाह रहे हैं, जल्दी से करिए सभी लोग। और उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए सर, हीरा का है तो सबको पता है कि जो हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, जो हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वे कितना होता है, तो जो हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। कितना होता है, सॉरी बी होगा, कितना होगा 2.42 होगा इसका। आते हैं थोड़ा सा इससे समझ लेते हैं अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है। तो सुनिए अपवर्तनांक का अगर कहे तो कैसे निकाला जाता है। अपवर्तनांक आपका कहता है, अपवर्तनांक बराबर होता है सर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल जो होता है यह क्या निकलता है, आपका अपवर्तनांक निकलता है। और आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसमें जिस माध्यम में होना हो, वायु में, हवा में, जल में, अल्कोहल में, केरोसिन में, तारपीन में, बेंजीन में, क्राउन कांच में, मतलब कि जितने भी आपके अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, यहाँ पे वायु हो सकता है, ठीक ना। तो जब वायु का अपवर्तनांक कितना निकल के आता है, वायु रखने पर, बर्फ रखने पर, अल्कोहल रखने पर इत्यादि, तो आपको याद रखना है अपवर्तनांक क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल ही क्या होता है, आपका अपवर्तनांक होता है। तो सर कुछ अपवर्तनांक आपको दे देता है याद रखने के लिए, देखिए कैसे याद रखिएगा। आपको एक कहानी बताते हैं। 2 पीने वाला है, दो पीने वाला क्या है, तो दोनों लोग शराब पीना स्टार्ट करता है, मतलब कि जान जाइए दोनों लोग क्या है, शराबी है। और इसी पे याद रखेंगे। देखिए अब 2 लोग शराबी है तो पहले वायु के खुले मैदान में बैठा था, ठीक है। वायु के खुले मैदान में बैठा तो कहा कि क्या लाओ, बर्फ लाओ, क्योंकि दारू कैसे पिएगा, तो कहेगा कि बर्फ लाओ। बर्फ ला दिया, तब तक से बर्फ रखा का रखा रह गया, बन गया जल। सुनिए कैसे, 2 पीने वाला था, पहले वायु के खुले मैदान में बैठा था, कहा कि आज जो शराब है उसमें हम लोग बर्फ डाल के पिएंगे। उसके लिए बर्फ लाया और उसके बाद क्या लाया, जल लाया। कि बर्फ लाया और बर्फ कुछ देर के बाद क्या बन गया, जल। तो आपसे पूछे कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.003, यानी कि 1 पर 3 गो जीरो के बाद 3, यह वायु का कितना होता है, अपवर्तनांक होता है। वायु का अपवर्तनांक 1.003
बर्फ का कहता है तो बर्फ का होता है 1.31 और जल का होता है 1.33। ध्यान में रहेगा। देखिए वायु है, जल है, बर्फ है। अगले आते हैं। अब कहा कि ठीक है, वायु में रखा, बर्फ लाया, क्योंकि वायु में खुले मैदान में बैठा था, बर्फ लेकर आया, जल के घोला, तो कहा कि जल बन गया, जल्दी से करो नहीं तो क्या होगा, क्योंकि बर्फ लाया था, बर्फ डाल के पीने के लिए, तब तक पिघल के क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो कहा कि जल्दी से लाओ, क्या लाओ, तो एल्कोहल लाओ। तो एल्कोहल का होता है 1.36। ये इतना एक साथ याद रखिएगा कि दो शराबी था, वायु में खुला था, बर्फ लेके आया, जल बन गया, और क्या था, एल्कोहल था। 1.003, 1.31, 1. कितना, 31 के बाद 1.33, 1.36, यह हुआ जल। अब उसके बाद और कैसे याद रखिएगा कि देखिए, एक तो पियाक पे इसको याद रख लिया। अब कैसे, दूसरा याद रखिएगा कि किरोसिन के तेल रखना था। क्या रखना था, किरोसिन का तेल रखना था। तो किरोसिन के तेल के लिए होता है 1.44। अब कहा कि किरोसिन का जो तेल है किस में रखिएगा, तो कहा कि क्वार्टर्ज में रखिए। किस में रखिए, क्वार्टर्ज में। तो कितना होगा, 1.46। कहा कि किरोसिन तो रख देंगे क्वार्टर्ज को, तारपीन के तेल को किस में रखिएगा, तो कहा कि तारपीन के तेल भी लाया है, तो कहा कि हाँ, तो उसका कितना होगा, कहा कि 1.47। ठीक है, 3 गो एक साथ याद रखिएगा। कैसे याद रखा रहे हैं, मतलब कि 3 वाला, जैसे 1.003, बर्फ का 1.31, देख रहे हैं 30 के आसपास का है, मतलब कि 30 के केस में है, 40 के केस में। अब आ रहे हैं 50 के केस वाला को, देखिए 50 के केस वाला को सुनिए। अब कैसे याद रखेंगे, वो तो तारपीन था। अब आ जाएंगे बेंजीन, रखने का बात आ गया। ठीक है, बेंजीन में पूछे कितना होता है, तो बेंजीन में होता है 1.5। कितना होता है, 1.5। फिर पूछता है कि क्राउन कांच में, क्राउन कांच का बताइए कि क्राउन कांच का अपर्तनांक कितना होता है, तो 1.52 होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछता है कि नमक के बताओ कितना होता है, जो नमक होता है, जो खनिज नमक होता है, उसका कितना होता है, तो 1.45 होता है। 5 वाला 3 गो ऐसे याद रखेंगे। और फिर 6 वाला में 2 गो याद रखेंगे। कौन कौन, कार्बन डाइसल्फाइड, और दूसरा होता है फिलंट के कांच। कार्बन डाइसल्फाइड का होता है 1.63 और फिलंट कांच का होता है 1.65। ठीक है, और 2-3 गो और याद रख लेंगे। घबराइएगा, भागिएगा मत, क्योंकि यह आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ और पूछा है सबका, इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो मेरा जीव नहीं भागा। अब देखिए, कहा कि पहले रूबी को बुलाओ, मतलब कि रूबी सिल्वर, रूबी जिसे मणि के भी कहा जाता है, तो कहा कि पहले रूबी को बुलाओ, तो रूबी को हो गया 1.71। कहा कि रूबी नहीं, अब नीलम को बुलाओ, रूबी से काम नहीं होगा, तो कहेगा कि नीलम को बुलाओ, तो 1.77। कहा कि कोई नहीं आएगा, ना रूबी आएगी ना नीलम आएगी, लड़की कोई नहीं आएगी, कौन आएगा, तो हीरा आएगा। हीरा का होता है 2.42। यह क्या थे, आपके आंसर थे। और यही आपका क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि अपर्तनांक कितना होता है। तो देखिए, यह क्या है, आपका अपर्तनांक है। फिर से देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी बढ़ेंगे, बाकी किसी में नहीं डिस्कस करेंगे, जो डिस्कस करने लायक उसी में। अपर्तनांक क्या है, तो निर्वात में प्रकाश के चाल बटे में माध्यम प्रकाश के चाल को अपर्तनांक कहते हैं। और याद कैसे रखेंगे, तो 30 के केस में, 40 के केस में, 50 के, 60 के और 70 के केस में। 30 वाला में क्या था, पियाक से, और यहाँ पे किरोसिन क्वार्टर। 3 में क्या था, वायु में कहेगा तो 1.003। फिर उसके बाद बर्फ कहेगा तो 1.31, बर्फ जल कहेगा तो 1.33, और उसके बाद एल्कोहल कहेगा तो 1.36। यह क्या थे, 4 गो आपको ऐसे याद रखना है। फिर 2 गो कैसे याद रखना है, तो 2 गो याद रखना है, किरोसिन तेल, क्वार्टर्ज और तारपीन तेल। किरोसिन तेल का कितना होता है, तो 1.46, क्वार्टर्ज होता है किरोसिन होता है 1.44, क्वार्टर्ज होता है 1.46, तारपीन होता है 1.47। बेंजीन को 3 साथ याद रखेंगे, बेंजीन, क्राउन कांच और काची नमक। तो बेंजीन के 1.5, मतलब कि 1.50। बेंजीन के बाद क्या हो गया, तो फिलंट क्राउन कांच के 1.52, नमक का होगा 1.42। कार्बन डाइसल्फाइड के 1.36,
फिलंट कांच के 1.65 और रूबी को पहले तो रूबी का आएगा तो 1.71 और नीलम आता है 1.77, हीरा आता है। ऐसा इसलिए बताए हैं कहानी के थ्रू क्योंकि कभी कभी आपको सजाने के लिए भी दे देता है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा क्योंकि यह आपसे पूछता है और यह कितने पे, यह क्या है आपका अपूर्णांक है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। तो हीरा कितना है तो 2.42 होता है। आते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां, निम्न में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? आपको बताना है कि किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं होता है। पिंड के भार का, चुंबकीय नहीं है, पिंड के भार का, रस्सी में तनाव का, घर्षण बल के कारण, स्प्रिंग या विद्युत बल के कारण। कौन सी प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? आपको बताना है कि कौन जो प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय नहीं है, प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय नहीं है। पिंड का भार, रस्सी का तनाव, घर्षण बल या स्प्रिंग विद्युत। क्या क्वेश्चन सही है? सभी लोग बनाइए, सभी लोग फटाफट से आंसर करिए कि निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? विद्युत लिखा गया है तो विद्युत चुंबकीय नहीं है। पिंड का भार, घर्षण बल या रस्सी में तनाव या घर्षण। बताइए, रस्सी में तनाव क्या प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय है? घर्षण बल या स्प्रिंग में विद्युत बल? कौन है जो कि विद्युत के चुंबकीय प्रवृत्ति की नहीं है? चलिए, सबको पता है कि जो प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय नहीं है तो पिंड का भार जो होगा वह प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय नहीं होगा, या प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय नहीं है। रस्सी का तनाव, घर्षण बल और स्प्रिंग विद्युत, यह सारे के सारे प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय ग्रुप में आ सकते हैं, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, पढ़िए कि निम्न में से क्या एक गर्म कॉफी के संबंध में सही है? आपको बताना है कि निम्न में से क्या एक गर्म कॉफी के संबंध में सही है। तो सभी लोग थोड़ा पढ़िए ध्यान से, जल्दी से पढ़िए कि इन्हें माइक्रोवेव ओवन के द्वारा किया गया कार्य माध्यम से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा को मापनीय मात्रा है जो जब बदले में विद्युत ग्रिड के है, या इनमें माइक्रोवेव ओवन। समय ले लीजिए, थोड़ा सा समय लेकर पढ़ के और इसका क्या करिए, आंसर करिए। तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी से करिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग करेंगे। चलिए, तो अगर इसकी आंसर कहा कि एक गर्म कॉफी के संबंध में सही है तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर होगा। सुनिए, इसमें जो माइक्रोवेव के द्वारा किया गया कार्य के माध्यम से जो ऊष्मीय ऊर्जा की एक मापनीय मात्रा होती है। कप गर्म कॉफी के संबंध में क्या आपको बताना है कि जो कप गर्म कॉफी के संबंध में आपको बताना था, तो यह माइक्रोवेव द्वारा किया गया कार्य है और माध्यम में प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा एक मापनीय मात्रा है जो बदले में विद्युत ग्रिड से विद्युत ऊर्जा को बताता है। इस बातों को याद रखेंगे। तो यह बड़ा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कह सकते हैं कि कार्य किया गया है? आपको बताना है कि कौन सा स्थिति है जब बोल सकते हैं कि कार्य है। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, श्रुति कुर्सी पर बैठी है, खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल रही है। तो बताइए कि कौन है जो कि कार्य किया गया है, किसमें है जो कि आपको कार्य करता दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताइए कि किसमें जो है कार्य करता हुआ दिखाई दिया रहा है। तो फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे, बताइए जल्दी से सभी लोग, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। चलिए बताइए कि कौन है जिसमें कार्य कहा जा सकता है। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर के पुस्तक रखकर चल रही है, श्रुति कुर्सी पर बैठी है, खुशी घर की दीवार को धक्का दे रहे परंतु करने में असफल है। आपको निम्न में से बताना है कि किसमें कार्य हुआ है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे, जल्दी से सभी लोग बताइए क्या होगा। चलिए देखिए किन गतिविधियों में कहा गया कार्य हो। देखिए हर्ष पुस्तक, क्योंकि कार्य आपको पता है कि कार्य बराबर होता है क्या, W बराबर होता है FS cos थीटा, मतलब कि काची बल
गुणे विस्थापन। और हर्ष पुस्तक पढ़ रही है लेकिन इसमें क्या विस्थापन कोई हो रहा है? तो नहीं हो रहा है, इसलिए से कार्य भी नहीं होगा। श्रुति कुर्सी में बैठी, यहाँ पर भी विस्थापन नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी विस्थापन नहीं है। जबकि पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, विस्थापन हो रहा है। अब कहिएगा कि पुस्तक रखकर सीधा चल रही है, तो क्योंकि आपको निम्न में से छांटना था कि कौन इसमें कार्य करेगा, तो पुस्तक, क्योंकि यहाँ पर इन सब में तो विस्थापन भी नहीं हो रहा, इसमें विस्थापन हो रहा है। अब ये नहीं बोला है कि सिर पर रख कर आगे झुक के अगर चल रही है, सीधे खड़ा होकर चल रही है, मतलब कि अगर सीधी अगर रहता तब तो मानते हैं कि उसका थीटा क्या है, 0। हो सकता है कहीं झुक के भी चल रही होगी। इन सब में विस्थापन नहीं है लेकिन इसमें विस्थापन है, तो कार्य होगा। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर रखकर चलेगी तो कार्य करेगी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि कोई कारक W कार्य करता है तो उसकी पावर P है, P होगी। अब बताना कि कोई कारक T समय में, यहाँ T छूट गया है शायद, T समय में W कार्य करता है तो बताइए कि P क्या होगा। मतलब आपको यहां पता है यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो उसका पावर P होगी कितना? T माइनस W, W बाई T या T अपॉन में, अरे T गुणे W या W बटे में T। बताइए क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए इसका। 8वां नंबर का फटाफट से आंसर करिए। थोड़ा स्लो का डिस्कशन होता चल रहा है। आइए, यदि कोई कारक W कार्य करता है और उसकी पावर P होगी तो यह कार्य होगा, क्योंकि आपको पता है कि शक्ति बराबर होता है, P बराबर होता है W बाई T। मतलब कि हम कह सकते हैं कि शक्ति क्या है, तो कार्य करने की दर है, मतलब कि कार्य बटे में समय है। तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, तो P बराबर W बाई T, इसलिए P बराबर W बाई T। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है, तो इसके संबंध में कौन सा सही है? ऑक्सीजन में ध्वनि का चाल 316, आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड बताना है कि 316 मीटर प्रति मिनट होती है, 1498 मीटर प्रति मिनट होती है। ए और बी दोनों सही है, ए केवल सही है। ए बताइए कि कौन सा सही होगा, इसका बताना है ABCD में। बताइए जल्दी से, 9th नंबर क्वेश्चन को आपको बताना है कि कौन सा होगा। जल्दी से सभी लोग बताइए, फटाफट से सभी लोग। तुक्का ना मारेंगे, थोड़ा समझ के मारा करिए, तुक्का मारने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ा लेट ही सही, थोड़ा 1 सेकेंड करके थोड़ा समझ के मारिए, ताकि आने वाले समय में आपको याद रह सके। तो इन बातों को भी ध्यान रखे रहिए आप लोग कि तुक्का मारने से कोई फायदा नहीं है। ध्यान से समझ आंसर दीजिए, ऐसा नहीं है कि आंसर मत दीजिए, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के आंसर करिए कि क्या होगा, क्योंकि आपको सफल होना है और हर कुछ को जानना होगा कि कौन कब कैसे कौन सही होता है। और भाई जो पहली बार जुड़ रहे हैं, लाइक भी कर दिया करो, बहुत मेहनत लगता है, टाइप करके लाओ। लेकिन आप लोग ना तो सब्सक्राइब बढ़ा रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब भी उतना के उतना, जितना 25 दिन से हो गया, लेकिन 25 दिन में उतना ही सब्सक्राइबर हैं जितना कि पहले थे। चलिए, आप सबों को पता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के माध्यम पर ध्वनि की गति में परिवर्तन हो जाती थी। इस माध्यम के संबंध में कौन सा कथन सही या गलत है? तो दोनों, क्योंकि यहाँ पर मिनट प्रति मिनट दिया है, मीटर प्रति मिनट, जबकि मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसका क्या होगा, न तो एक सही है न बी सही है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे कि न तो एक सही है न बी सही है। आपको दिखाते हैं थोड़ा सा इसका लिस्ट, ध्यान से देखिएगा, रुकिए, आपको दिखाते हैं इसका लिस्ट। देखिए, कुछ पदार्थ है जिनको कि आपको ध्वनि में चाल देखना है। देखिए, ऑलरेडी यह दिया हुआ कितने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ध्वनि की चाल। देखिए निकेल में कितना होता है, यह 25 डिग्री पर ही लिखा हुआ है। देखिए एल्युमिनियम में 64-20 जो सबसे अधिक होता है, 64-20, निकेल में 60-40। देखिए 64-20, निकेल में 60-40, स्टील में 59-60, लोहे में 59-50, पीतल में 4700 और फिलंट कांच में 3980 होता है। यह क्या हुए, आपके कुछ ठोस हुए थे। एल्युमिनियम में 64-20, निकेल में 60-40, स्टील में 59-60, लोहा में 59-50, पीतल में 4700 और कांच में 3980 होता है। आइए द्रव में दिखाते हैं। द्रव में देखिए,
जल में कितना होता है, समुद्र के जल में 1531, आश्वित जल में 1498, इथेनॉल में 1207, मिथेनॉल में 1103, हाइड्रोजन में 1284, हीलियम में 965, वायु में 946, ऑक्सीजन में 316 और सल्फर डाइऑक्साइड में 213 होता है। यह सारे के सारे आपको दिखाई देंगे मीटर प्रति सेकंड में। जबकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन में 316 होता है, लेकिन और इसमें जो होता है स्टील में 59-60 भी 1498 देखिए किसमें हुआ है, तो 1498 आपको दिखाएं तो देखिए जो जल होता है, आश्वित जो जल होता है उसमें 1498 होता है, आश्वित जल में 1498 और ऑक्सीजन में 316 होता है, लेकिन यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड होता है न कि मिनट होता है, इसलिए दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत हो गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर, आइए 10वें को, प्राकृतिक में मुक्त तत्वों के रूप में कौन पाया जाता है, Ag, Cu, एल्यूमिनियम और सोडियम। बताइए कि कौन है प्राकृतिक में जो मुक्त रूप में पाया जाता है। जल्दी से फटाफट इसका आंसर करेंगे कि कौन है जो प्राकृतिक में मुक्त रूप से पाया जाता है। जल्दी से आंसर करिए कि प्राकृतिक में मुक्त तत्वों के रूप में कौन पाया जाता है, Ag, Ca, Lu या Na। चलिए, तो आप सबों को पता है कि जो प्राकृतिक में मुक्त रूप से पाया जाता है वे कौन है, Ag है। कौन है, Ag, Au और जो Ag और Au और Pt जो होता है यानी प्लेटिनम, सोना चांदी और प्लेटिनम जो होती है यह क्या होती है, मुक्त रूप में पाया जाता है। जबकि आपको कल बताए थे कि कुछ विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक ना। तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर इत्यादि जो है आपके कैसे निकाले जाते हैं, तो विद्युत अपघटन के द्वारा। कॉपर नहीं तो या सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इत्यादि जो होते निकलते हैं। तो एल्यूमिनियम, सोडियम या कैसे निकाले गए, और कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम ये सारे के सारे आपके कैसे निकाले जाते हैं, तो विद्युत अपघटन के द्वारा। और यह क्या होते हैं, अधिक सक्रिय तत्व होते हैं, और यह मुक्त रूप से इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनमें सक्रियता जो होती है, सक्रियशीलता जो होती है सबसे कम होती है। तो इसका राइट आंसर जो कि मुक्त रूप में पाया जाता है तो Ag, Au और Pt पाया जाता है। जबकि कुछ कार्बन के अपचयन से भी प्राप्त हो रहे थे, जैसे लोहा जो था, ये सारे के सारे जो थे निकल रहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड या पोटेशियम। कौन है जो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करता है, जल्दी से बताइएगा, कौन है धातु जो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करता है, जिंक, लेड या एल्यूमिनियम। जल्दी से बताइएगा कि कौन से धातु जो आसानी से करता है, जल्दी से बताइए। चलिए, तो आपको अगर बताया जाए कि कौन सा धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करता है, सबको पता है कि पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम जो होता है मतलब कि सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन के तेल में रखा जाता है और जल के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का भी बताया कि एम्फिटेरिक तत्व होता है और इसे विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है। जिंक को कैसे बताया, तो यह कार्बन के अपचयन से, लोहा, जिंक इत्यादि जो होता है कार्बन के अपचयन विधि के द्वारा निकाला जाता है। अगला, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, Cu है, Au है, Al है, Zn है। मतलब तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम है या जस्ता है। बताइए कि कौन है जिसे अधिक तन्य होगा। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे कि सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन है। सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन है, और सावधानी के साथ करेंगे क्योंकि ABCD भी ऊपर नीचे करके लिखा गया। चलिए, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो सबको पता है कि जो सोना होता है सबसे अधिक तन्य धातु होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, मीथेन को जलाने पर, जो मीथेन है, जब आप मीथेन को जलाते हैं, जलाने पर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन के राख शेष रह जाता है, कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइसल्फाइड या पानी बनता है। आपको बताना है कि जब मीथेन जलाते हैं तो क्या बनता है। जल्दी से फटाफट इसका आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से सभी लोग बताइए कि मीथेन के जलाने पर क्या बनता है। तो सबको पता है मीथेन, मीथेन जिसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मार्स गैस कहा जाता है। और मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है।
मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, इसका सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। अब जब मीथेन को जलाइएगा तो मीथेन के जलाने के फलस्वरूप आपका कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। मीथेन को जब जलाइएगा तो क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। सुनिए मीथेन का, मीथेन की अगर बात कहा जाए तो क्या होता है, यह CH4 होता है। मीथेन क्या है, CH4 होता है। और मीथेन आपको पता है ना एल्केन श्रेणी का है, और एल्केन श्रेणी का सूत्र होता है, क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। और जो एल्केन श्रेणी होता है उसमें कैसा बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड होता है। मीथेन निकलता कहाँ से है, तो दलदली क्षेत्रों से। पशुओं जब जुगाली करते हैं उससे, सड़े गले से जो निकलता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, मीथेन गैस होता है, CH4 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्लोरो एल्कली प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है, क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, या क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइए क्या होता है। और यह क्या है, RRB लिखा गया है, RRB ग्रुप डी 2/11/2018 में पूछा गया है। यह आपका तीसरा बार यह क्वेश्चन आपको हम पूछ चुके हैं ताकि आप लोगों को याद हो चुके। यह तीसरा बार रिपीट क्वेश्चन है और सभी लोग इसका आंसर सही से करेंगे। जो 2500 सेट देखे होंगे आप सबों को पता है कि यह क्या है, साइंस का 25वां सेट है। जो लोग नहीं देखे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो इसका क्या है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और सारे के सारे आपके ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, नो फालतू, क्योंकि ग्रुप डी में जो क्वेश्चन बनेगा उसी क्वेश्चन को लेकर हम लोग आ रहे हैं ताकि ग्रुप डी का क्वेश्चन हम लोग क्लियर हो जाए। फालतू हमको कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है जो कि ग्रुप डी में हम लोग को लड़ जाए। उसके बाद बाकी जितना भी एग्जाम होगा उसको देख लेंगे, पहले इसको देखते चलिए। अच्छे, क्लोरो एल्कली मेटल आता है ना, क्षारीय धातु, कौन आता है, एल्कली मेटल। देखिए एगो एल्कली अर्थ मेटल आता है, एल्कली मेटल। अब देखिए एल्कली एगो आता है, फिर से यहाँ नीचे लिखते हैं सब, आप लोग खुद बताइएगा। देखिए एक होता है क्षारीय धातु और एक होता है क्षारीय मृदा धातु। क्या होता है, क्षारीय धातु और दूसरा होता है क्षारीय मृदा धातु। इसको अल्कलिक मेटल कहते हैं और इसको अल्कली अर्थ मेटल। आपसे पूछा है क्लोरो एल्कली मतलब कि Cl तो रहेगा। अच्छा, Cl किसके साथ जुड़ेगा, अब बताइए कि जो क्षारीय होता है आपको पता है ना, कहाँ है, हेलिना के रब से फरियाद, ऐसी तो करके आता है। तो आपको बताना है कि क्लोरीन किसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन के एक हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्लोरीन होता है 17 तो 2 8 7 होता है, इसको एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ना होगा। तो क्लोरीन किसके साथ जुड़ेगा, तो Na के साथ जुड़ेगा। जब Na के साथ जुड़ेगा तो NaCl होगा। जब आपसे पूछा कि क्लोरो एल्कली मतलब कि क्लोरीन जो है एल्कल के साथ जुड़ा है, तो किसके साथ जुड़ा है, तो सोडियम और क्लोरीन के साथ, जो कि NaCl बना है। जब NaCl को आप क्या करते हैं, NaCl का घोल है, जब आपको इसको विद्युत अपघटन कराते हैं, जब विद्युत के द्वारा इसको अपघटित कराते हैं, इसको दूर दूर करवाते हैं, इसको अलग अलग करवाते हैं, तब इसके फलस्वरूप क्या बनता है, क्योंकि यह आपका मिश्रण है सोडियम और क्लोरीन का जलीय मिश्रण जो होता है, घोल दीजिएगा, तब आपको क्या बन जाएगा, तो देखिए क्या बन जाएगा, आपका क्लोरीन और जो सोडियम होता है वह जल में घुल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और क्या बनाता है, क्लोरीन। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यह है NaCl। क्लोरो एल्कली पूछा है तो क्लोरीन किसके साथ जुड़ सकता है, तो अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपके है एल्यूमिनियम। क्या एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन जुड़ेगा, पोटेशियम के साथ जुड़ता है, क्या बनता है, KCl बनता है, लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि क्लोरीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, और यह बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपसे पूछा कि क्लोरीनी एल्किल जो होता है, आपसे पूछे कि क्लोरो एल्कलिक प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद होता है, तो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्माण होता है। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। पदार्थ के विभाजन के विचार में लंबे समय से माना जाता है, यानी कि जो पदार्थ का विभाजन को रूस के लंबे समय से माना जाता है, भारत में, चीन में, यूनान में पदार्थ के विभाजन के विचार को, किसके विचार को माना जाता है, जल्दी से बताएंगे। चलिए बताइए जल्दी से कि पदार्थ के विभाजन के विचार को डैश में लंबे समय से मनाया जाता है, कहाँ, रूस में, भारत में, चीन में या यूनान में, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। तो सबको पता है कि भारत विभाजन के विचार, जो भारत है, भारत में जो है
पदार्थ के विभाजन को बहुत लंबे समय से मनाया जा रहा है। आइए, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं दी गई है? 2, 4, 5 या 3? सभी लोग बताएंगे। अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? सभी लोग बताएंगे कि कितनी अवस्थाएं हैं। तो अभी तक बताइए जल्दी से, 2 गो, 3 गो या 5 गो? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। चलिए, तो सबको पता है कि अभी तक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की 5 अवस्थाएं को बताई है, जिसमें कौन कौन होता है? तो ठोस होता है सर, द्रव होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है, और छठवां होता है बोस आइंस्टाइन। पांचवा होता है बोस, जो आइंस्टाइन होता है। यह क्या हुआ? तो आपसे पूछे कि वैज्ञानिकों द्वारा कितने? तो 5 को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार बताना है कि जो निश्चित अनुपात के नियम को किसने दिया था? तो प्रोस्टेट साहब ने दिया था। जो प्राउस्ट साहब हैं उनके द्वारा दिया गया था। निश्चित अनुपात के नियम बताना है कि रासायनिक पदार्थ की विभिन्न तत्वों की परमाणु द्रव्यमान रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। जल्दी से आराम से पढ़ के इसका आंसर दीजिएगा, कोई जल्दी मत करिएगा, क्योंकि जल्दी करिएगा आपका गलत हो सकता है। तो आपको समय दे रहे हैं, आराम से इसको पढ़िए और इसका आंसर करिए कि निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या होता है। जल्दी से बताएंगे। चलिए, सभी लोग बता रहे हैं, बताइए जल्दी से, पढ़ के ध्यान से, और उसके बाद आंसर करिए जल्दी से। चलिए सर, इसकी अगर बात कहा जाए तो निश्चित अनुपात के नियम के बारे में रासायनिक जो दिया गया है वे क्या है, सुनिए। तो रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, प्रोस्टेट का जो निश्चित अनुपात है, रासायनिक पदार्थ तत्व हमेशा, जो रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा उसके द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। मतलब कि जो उसका द्रव्यमान होता है उसके वह निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। यह किसका नियम था? तो निश्चित अनुपात का नियम था। यह प्राउस्टेट साहब ने कहा कि जब पदार्थ होगा, जो पदार्थ के तत्व हमेशा उनके द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होते हैं, इसी के नियम को हम निश्चित अनुपात के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो यह क्या होगा? 17 का सी होगा। 18 नंबर आइए सर, CO के सापेक्ष द्रव्यमान क्या होगा? आपको बताना है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका द्रव्यमान कितना होगा। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर बना है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका द्रव्यमान बताना है कि कार्बन का कितना होता है उसको जोड़ दीजिए, आप प्लस ऑक्सीजन का कितना है उसको जोड़ दीजिए। जल्दी से आंसर करिए कि कार्बन के सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो सबको पता है कि कार्बन का एटॉमिक संख्या होता है 6, लेकिन परमाणु भार कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, लेकिन परमाणु भार कितना होता है? 16। जोड़ दीजिए, 6 2 8, कितना हुआ? 28। तो इसका राइट आंसर 28 हो जाएगा। आगे आइए अगले क्वेश्चन की ओर। बीज के 3 भाग होते हैं। बीज में 3 भाग होते हैं: बीजपत्र, युग्मनज, प्रांकुर। बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर। बीजपत्र, भ्रूण और प्रांकुर। बीजपत्र, युग्मनज और मूलांकुर। बताइए कि कौन जो होता है बीज के 3 भाग होते हैं। जल्दी से बताएंगे। बीज में 3 भाग होते हैं: बीजपत्र, मूलांकुर, प्रांकुर। बीजपत्र क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि क्या होता है। फटाफट से आंसर करिए। चलिए, तो आप सबों को पता है कि बीज के जो 3 भाग होते हैं उनको हम कहते हैं, एक तो होता है जिसमें रहता है उसको कहते हैं बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर। मूलांकुर से जड़ विकसित होता है जबकि प्रांकुर से तना विकसित होता है, और बीजपत्र जिसमें कि भ्रूणपोष होता है। तो कहेंगे कि बीज में क्या 3 भाग होता है? तो कहेंगे कि बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर होता है। इस बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा जीव विज्ञान की कोशिकाओं में ऊर्जा का स्रोत है?
मतलब कि जो जीव विज्ञान है उसमें ऊर्जा का स्रोत किसे कहा जाता है, पीटीए के, एडीपीए के, पीएडी के या एटीपी के? बताइए जल्दी से, किसको कहा जाता है? सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे। किसको कहा जाता है? जल्दी से करिए आंसर। चलिए, सबको पता है कि जो जीव कोशिका का ऊर्जा किसे कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? ट्राईफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो होता है किसका होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है। और एटीपी को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का करेंसी भी कहा जाता है। कोशिका का करेंसी किसे कहा जाता है? तो इसे एटीपी को ही कहा जाता है। तो आप याद रख सकते हैं। और इससे क्या होता है कि कोशिका को ऊर्जा प्राप्त, एटीपी को कोशिका की, मतलब कि जो कोशिका है उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? एटीपी से मिलता है। जबकि जो एडीपी है शरीर में खाद्य पदार्थ के खपत से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा के फास्फेट ग्रुप के रूप में एडीपी होता है। और एडीपी का भी फुल फॉर्म पूछता है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे क्या होता है तो एडिनोसिन डाईफॉस्फेट होता है, डाईफॉस्फेट होता है। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। आइए 21 नंबर की ओर। 21 नंबर बताइए जल्दी से। भारत में डीएनए और फिंगरप्रिंट का पिता किसे कहा जाता है? सर एलके जेफरी को। कौन है जिन्हें डीएनए और फिंगरप्रिंट का पितामह कहा जाता है? सर एलके जेफरीज, पीएस राव को। यहाँ से यह हो गया है गलत, बस इतना याद रखिए। सर एल जेफरीज को, पीएस राव को, मुकेश शर्मा को या लालजी सिंह को। सभी लोग बताएंगे कि किनको कहा जाता है। आज है क्वेश्चन थोड़ा सा भास्ट, तो आज तो नशा फाट ही रहा होगा सबको। जल्दी से बताइए कि भारत में डीएनए और फिंगरप्रिंट का पितामह किसे कहा जाता है? चलिए आंसर ले लीजिए। तो जो डीएनए और फिंगरप्रिंट हैं यह लालजी सिंह हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि यह किसका लाल है। इसका पता लगाने के लिए फिंगर प्रिंटिंग करवाया जाता है। मतलब पता है ना कि किसका लड़का है या किसकी लड़की, इसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंट्स भी करवाए जाते हैं। तो कहेगा कि लड़का या किसका लाल है, तो कहेंगे कि लालजी सिंह हैं। तो डीएनए और फिंगरप्रिंट्स का पिता किसे कहा जाता है? तो लालजी सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ऐसे याद रख सकते हैं, जो लालजी हैं भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट का पिता किसे कहा जाता है? लालजी सिंह को। यह मूलतः जौनपुर के रहने वाले हैं, जो जौनपुर यूपी में वहाँ के रहने वाले हैं। लालजी सिंह ऐसे हैदराबाद में स्थित जो कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के भूतपूर्व निर्देशक भी रह चुके हैं। आपको पता है ना कि डीएनए और फिंगरप्रिंट संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। तो उसके यह भूतपूर्व निर्देशक रह चुके हैं लालजी सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक परजीवी है आर्किड, टिक, लीच या कास्कुट? बताइए कि कौन सा एक आर्किड है, कौन सा एक परजीवी है, सॉरी कौन सा एक परजीवी है? बताइए जल्दी से कि कौन सा एक परजीवी है। बताइए कौन सा पौधा एक परजीवी है? मतलब कि दूसरे पर उपस्थित रहकर, दूसरे पर रहकर वो अपने जीवन को क्या करता है? व्यतीत करता है और भोजन उससे प्राप्त करता है। चलिए, कौन एक परजीवी है? आर्किड है, टिक है, लीच है या कास्कुट है? तो सबको पता है कि परजीवी पौधा जो होता है वे होता है कास्कुट। तो कास्कुट क्या है? एक परजीवी पौधा होता है। ये एक प्रकार, जो कास्कुट होता है यह एक प्रकार के परजीवी पौधा होता है। और यह एक प्रकार के लता के जैसा क्या रहेगा? फैला रहेगा। देखिए यही है कास्कुट। जो पेड़ पे जो दिखाई देता है पीला पीला कलर का, जो ये दिखाई दे रहा है, यही होता है कास्कुट। किसी किसी पेड़ों पर देखेगा कि उस पर पूरा सगरों से क्या कर लेता है? छेक लेता है। तो कास्कुट एक परजीवी पौधा होता है। यह क्या होता है आपको देखने को मिल सकता है? एक बबूल की करबेर और पीले जाल के, मतलब कि बबूल पे, पीपर पे, बेर पे यह पीले जाल की तरह लिपटी होती है। और इसको आकाश बेल या अमर बेल भी कहा जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे कि जो कास्कुट है सर, कास्कुट को ही अमर बेल, कौन बेल? अमर बेल या
और क्या बोला जाता है, आकाश बेल के नाम से भी, क्योंकि ये आकाश के रूप में रहता है, आकाश में ही किसी पर रहता है, तो कहेंगे कि इसे कासकुट को हम अमर बेल या आकाश बेल के नाम से भी जाना जाता है। और यह कैसा होता है, तो परजीवी होता है। इस बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जल संवहनीय प्रणाली में पाई जाती है, जल संवहनीय प्रणाली में पाई जाती है, किसमें है जो जल संवहनीय प्रणाली पाई जाती है, समुद्री खीरा में, समुद्री फूल में जिसे समुद्री एनीमेना कहा जाता है, समुद्री पिचक या समुद्री पेन या अश्वमीन में, आपको बताना है किसमें होता है। तो जल्दी से इसका आंसर करिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से करिए भाई। और भाई लाइक भी कर दिया कर, लड़कों लोग को नहीं जुड़ रहा है, मेरा तो क्या कहें तू लोगों को, लड़का नहीं जुड़ रहा, ना सब्सक्राइब बढ़वा रहा है। जितना सब्सक्राइब पहले थे उतना, तू लोग के घर में 10-10 दो गो मोबाइल होगा तो 2-4 गो करता, 17 दूना के 34 होता। 1000 करो ताकि लाइव सही से लाइव जुड़ते ना यार। चलिए, जल के संवहनीय प्रणाली है, किसमें जल संवहनीय प्रणाली पाई जाती है, समुद्री खीरा में, समुद्री फूल में, समुद्री पिचक या अश्वमीन में। तो जो आपका समुद्री खीरा होता है, जो समुद्री खीरा होता है यह जल संवहनीय प्रणाली पाई जाती है। यह जो समुद्री खीरा होता है इसमें आपको मिलने को देखने को मिलता है। आइए दिखाते हैं, ये रहा आपका समुद्री खीरा। ये क्या है, समुद्री खीरा है। यह क्या है, समुद्री खीरा है, ठीक है। यह है आपका हाई, तो आपको पता है अश्वमीन है, अश्वमीन। और जो होता है यह पिचक है। और एक और कौन था ऑप्शंस में, देखिए यह होता है समुद्री एनीमेना, एक समुद्री एनीमेना है, समुद्री पिन जिसे पिचक कहा जाता है, यह है समुद्री एनीमेना जिसे फूल कहा जाता है। तो यह, अरे यार, यह क्या है, जैसा फूल की तरह दिखाई दे रहा है ना, यह है समुद्री एनीमेना, समुद्री एनीमेना जो कि फूल की तरह दिखाई दे रहा है। यह पिचक है, समुद्री पिचक, समुद्री पिचक जिसे पेन के नाम, समुद्री पेन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है समुद्री पेन, हाई है समुद्री एनीमेना जो फूल की तरह दिखाई देता है, और यह अश्वमीन जो कि घोड़े की तरह दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि कैसा है, घोड़ा की तरह दिखाई दे रहा है। अश्वमीन या सी हर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब यह समुद्री एनीमेना जो है, जो आपको यह दिखाई दे रहा है खीरा की तरह है, कैसा है, तो खीरा की तरह। तो जो खीरा होता है, जो जल संवहनीय प्रणाली पाई जाती है किसमें, तो समुद्री खीरा में पाया जाता है। समुद्र फूल समुद्री एनीमेना हो गया, समुद्री पिचक जो समुद्री पेन की तरह है, और अश्वमीन, इन सारे में आपके जल संवहनीय प्रणाली नहीं पाया जाता है, जबकि समुद्री खीरा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। ऊर्जा के उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों में, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो जो कार्बन के अणु होते हैं, कितने कार्बन के अणु में टूट जाते हैं। जब आप में, हमारी मांसपेशियों में, कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, खूब दौड़ता है तेज, मिल्खा सिंह की तरह दौड़ रहा है। अब तुम्हारे कोशिका जो है, क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो बहुत सारे कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो जो कार्बन के अणु होते हैं, 6 कार्बन के अणु कितने कार्बन के अणु में टूटने लगते हैं, 2 गो में, 1 गो में, 5 गो या 3 गो। बताओ, मिल्खा सिंह की तरह दौड़ रहा है, तो बताओ कि तुम्हारा कार्बन 6 गो था, तो कितना हो जाएगा, कार्बन के अणु कितने में टूट जाते हैं, बताओ जल्दी सा। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करो, मेहनत करो, सभी लोग मेहनत करेंगे, जो मेहनत करेगा उसी का होगा। नहीं मेहनत करेगा किसका होगा जी। मेहनत करो, नौकरी पाओ, ब्याह करो, शादी करो, बाल बच्चे वाला हो, बुतरू लाओ। तो ब्याह शादी करना है, तो ब्याह शादी करने के लिए पढ़ना होगा, नहीं तो कौनो नहीं पूछेगा। चलो, तो जब तेजी से दौड़ेगा, जब हमारी मांसपेशियों में, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो जो 6 कार्बन अणु होते हैं वे 3 कार्बन के अणु में टूटने लगते हैं। इस बातों को भी ध्यान में रखिएगा। संभवतः प्राणी का सबसे बड़ा समूह कौन है, यानी कि कौन सा प्राणी संघ का सबसे बड़ा है। आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, बताइए, मोलस्का या इकाइनोडर्मेटा। मोलस्का को चूर्ण प्रवार और इकाइनोडर्मेटा को शूलचर्मी भी कहा जाता है। शूलचर्मी इकाइनोडर्मेटा को, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा में। बताइए कि कौन होता है।
जल्दी से आंसर करिए कि कौन सबसे बड़ा समूह है, बताइए कौन सा सबसे बड़ा समूह है। सबसे बड़ा समूह है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा या मोलस्का। चलिए, तो आप सबों को पता है कि संभवतः प्राणी में सबसे बड़ा समूह किसका है, तो वे होता है आपके आर्थ्रोपोडा का। किसका होता है? आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ है। अब हाई देखिए, हाई है मोलस्का जिसमें पाइला आता है जो मुलायम रहता है, ऑक्टोपस जो सिपिया सिप आता है, ठीक है। तो काइटन देखिए, पाइला, हेक्सिला, लिमेक्सा, डेटिलमिला, ऑक्टोपस, यूनेका, काइटिन, मोसला, सब सारे के सारे क्या है? ये मोलस्का संघ के हैं। जबकि यह जो फाइलम एनिलिडा के दिखाई दे रहा है, हाई एनिलिडा के तरह, लीड के तरह है, जोक केचुआ जो आता है, तो यह क्या है? एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। तो यह क्या है? एनिलिडा संघ के हैं। अब आते हैं, दिखाते हैं आपको, यह है आर्थ्रोपोडा। दिख रहा है जब ऐसा जो चिट्टी उट्टी दिखाई देती है, सारे के सारे क्या हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। तो आपसे पूछे कि यह कैसे संघ के हैं, तो यह आर्थ्रोपोडा संघ के, जो तितली उतली दिखाई देती है, सारे के सारे क्या हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। जबकि यह सारे के सारे क्या हैं? इकाइनोडर्मेटा हैं। और इकाइनोडर्मेटा को चुसक मूल क्या बोला जाता है? इकाइनोडर्मेटा को शूलचर्मी, और जबकि मोलस्का को चूड़ प्रवर कहा जाता है। यह क्या करता है? देखो, ये मोलस्का न है, मोलस्का में धक चुसता है, चूर्ण प्रवार मतलब कि धक चुसता रहता है, जोखिया धर लेती है तो तोड़ के फट जाता है नासा। और यह क्या है? आपका मोलस्का संघ है। और इकाइनोडर्मेटा को शूलचुसक कहा जाता है। आइए आपको बताना है कि एस्ट्रोफाइट्स एस्कोमेस एपिथेलियम किस में पाया जाता है। एस्ट्रोफाइट्स एस्कोमेस एपिथेलियम किस में पाया जाता है? सभी के सभी लोग इसका आंसर करेंगे। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? जो जिसको जिसको मज़ा आ रहा है पढ़ने में वे लोग इस टाइप करेंगे, जिसको जिसको मज़ा नहीं आ रहा है वे क्या करेंगे? अपने अपने प्रिय और प्रेमिका का नाम लिखेंगे कि ताकि उनको तो मज़ा उसी के साथ आएगा। तो एस्ट्रोफाइट एस्कोमेस एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है? सभी के सभी लोग बताएंगे। चलिए बताइए, इसको एस्ट्रोइड एस्कोमेस एपिथेलियम की हिंदी में बताएं क्या कहा जाता है। हिंदी में, इंग्लिश है, हिंदी में होता है, इसका नाम होता है अस्तरीय एस्कोमेस एपिथेलियम। अस्तरीय एस्कोमेस एपिथेलियम होता है हिंदी नाम। एस्ट्रोफाइट्स एस्कोमेस एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है? गुर्दा में, ग्रिसनी में, श्वसन में या त्वचा में। आपको पता है कि स्तरीय एस्कोमेस जो कि अस्तर के रूप में बना होता है, अस्तर एक स्तर के ऊपर एक स्तर का इसमें होता है, गुर्दा में, ग्रसनी में या श्वसन तंत्र या त्वचा में। यह आपका क्वेश्चन है, बताइए। चलिए, इसकी आंसर की बात कहा है क्योंकि स्तरीय स्क्वेमस है, तो जो त्वचा आपका होता है, त्वचा में आपका स्तरीय स्क्वेमस पाया जाता है, यानी कि एस्ट्रोफाइट्स स्क्वेमस के रूप में पाया जाता है। अच्छा, ये ऊतक जो होते हैं कई स्तरों में के बने होते हैं। सबसे निचले स्तर को जनन स्तर कहा जाता है, मतलब कि जो स्क्वेमस होता है, एस्ट्रोफाइट स्क्वेमस जो एपिथेलियम होता है, यह क्या होता है? जो निचला स्तर होता है उसको जनक स्तर कहते हैं, जो लगातार विभाजित होकर नई नई कोशिकाओं को क्या करता है? स्तर बाई स्तर बनाते रहता है। मतलब एगो बनाएगा, ये जनक है, फिर एगो और बनाया जैसे चपटी के रूप में रहता है, तो स्तरीय स्क्वेमस होता है। और इसके बाहरी स्तर की कोशिकाएं कैसी दिखाई देने लगती है? चपटी। तो यह चपटी या एस्ट्रोफाइट या स्तरीय स्क्वेमस किसमें पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए, तो यह ऊतक त्वचा, मुख गुहा, ग्रसनी और आंख के कॉर्निया इत्यादि पे जो होता है आपके एस्ट्रोफाइट्स पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो त्वचा में, ग्रसनी में, मुख में, मतलब मुख में, और आंख में, आंख की जो पतली परत होता है इत्यादि में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, ये है आपके त्वचा, क्या है? त्वचा। और यही जो आपका दिखाई दे रहा है कि जो यह होता है एस्कोमेस, देखो सिंपल एस्कोमेस एपिथेलियम,
सिंपल स्क्वैमस जो एपिथेलियम होता है इसी को हम स्तरीय स्क्वैमस एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। और यह क्या देख रहे हैं आप, अस्तर के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको देखने को मिलेगा मुख में, ठीक है, मुख में, त्वचा पे, और जो आंखों के परत होता है उस पर दिखाई देने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यह था आपका साइंस। अब रहा आपका करेंट अफेयर्स। तो थोड़ा सा सांस ले लीजिए और सांस लेकर फिर से एक्टिवेट हो जाइए ताकि करेंट अफेयर्स को सेशंस को अब कर सके। साइंस खत्म हो गया आपका। साइंस का टोटल 26 क्वेश्चन था। एक बार सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे कितने लोगों का 26 में से कितने लोग सही कर पाए, कमेंट में करिएगा। जितना आज क्वेश्चन कराने कितना सही हो रहा है, आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए। अब देखेंगे हम लोग करेंट अफेयर्स जो कि आपके ग्रुप डी से रिलेटेड हैं, क्योंकि साइंस के साथ साथ आपका करेंट अफेयर्स भी जो होगा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि साइंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैथ का प्रैक्टिस करते हैं, सबका प्रैक्टिस करते हैं। और सेट प्रैक्टिस सेट ऐसा बन नहीं रहा है, कोई भी ऐसा प्रैक्टिस सेट नहीं बनाया गया, नहीं आ रहा है जो कि मार्केट में, जिससे कि बनाकर हम लोग करंट को क्या कर सके, बना सके। अगर वो करंट के लिए आप प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि जो प्रीवियस ईयर्स का साइंस है, मैथ है, वैसा क्वेश्चन नहीं डाल रहा है सब। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी में करंट का भी करते चलेंगे। आइए पहला क्वेश्चन, आज का करंट का पहला क्वेश्चन इस सेशन में। आइए, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया के सबसे लंबी अंडर सी केबल ब्रिज परियोजना का निर्माण की योजना बना रही है? बताइए, लंबी अंडर सी केबल परियोजना बताइए। अंडर सी केबल, अंडर सी केबल मतलब सी मतलब क्या चीज, समुद्र ना, समुद्र के अंदर से ही केबल ले जाने की परियोजना बना रही है। कौन, बताओ जल्दी से। माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या गूगल? कौन है, कौन है वो, कौन है बताओ जल्दी से, जो अंडरे अंडर यानी अंदरे अंदर केबल परियोजना कर रहा है? तो सबको पता है कि जो हमारे गूगल बाबा हैं, जो गूगल देवता हैं, तो यह गूगल देवता को यह क्या कर रहा है कि किस संस्थान ने दुनिया के सबसे लंबी अंडर केबल परियोजना, क्योंकि गूगल की पहुंच जब ज्यादा दूर तक है तो गूगल को ले जाएंगे तो कहेंगे कि अंदर हो ख, अंदर हो ख, अंदर कौन होंगे, तो गूगल बाबा होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो मनरेगा के तहत, जो मन के रेगा था, मनरेगा है, पहले 100 दिनों से बढ़ाकर अब 150 कर दिया है? मतलब कि पहले 100 दिन तक का उसका कार्य दिवस था कि आपको 100 दिन तक का कार्य दिया जाएगा। एक साल में आपको 100 दिन तक के कार्य मिनिमम आपको देना ही है, मैक्सिमम की कोई भी नहीं है, सालों भर काम करा सकता है, लेकिन आपको 100 दिन का काम तो कराना ही कराना है। यह किस सरकार ने 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है कि आपको साल भर में कम से कम 150 दिन कार्य करने को दिया जाएगा? तो जल्दी से सब लोग बताएंगे। तो कौन है, तो ये है आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा। यह जो उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड सरकार ने 100 दिन से बढ़ाकर 150 कर दिया। अच्छा, उत्तराखंड में आप पढ़े थे ना नैनीताल, जो नैनीताल है, नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल में मॉस गार्डन का उद्घाटन किया गया। कौन सा गार्डन का, मॉस गार्डन का उद्घाटन किया गया। मॉस जो लाइकेन मॉस होता है, लाइकेन और जो मॉस उद्घाटन है यहाँ पे किया गया है। तो इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। तो पूछेगा कि किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत 100 दिन से बढ़ाकर 150 कर दिया है, तो वे आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया है? क्योंकि दिल्ली में पुस्तक मेला लगता है, यह कौन सा संस्करण था, 29वां संस्करण था। इसका आयोजन किस थीम के साथ किया रहा है? गांधी लेखकों का लेखक, रिचर्ड विद स्पेशल नीड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या डिजिटल इंडिया? आपको बताना है कि पुस्तक मेला जो 29वां मनाया गया दिल्ली में, उसका थीम कांची था? बताओ जल्दी। कितबिया का मिलवा का था? चलिए, नींद नहीं ना आ रहा है जी, नींद ना आए, नींद आएगा जी। चलिए, 29वां जो संस्करण हुआ उसका थीम क्या रखा गया था? तो उसका थीम था आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।
यह 2020 टीम रखा गया था। 29वां संस्करण था पुस्तक मेला का, तो कहेंगे कि उसका थीम क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगले आते हैं, बाई मेनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकोलिजन्स ऑफ लाइफ, पुस्तक के लेखक कौन है, ये रहेंगे आपके VVI। ई इस बार पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि किसी न किसी के सेट में पूछना ही पूछना है कि बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकोलिजन्स ऑफ लाइफ, बताइए क्या कर रहा है, बाई मेनी हैप्पी, बाई मेनी हैप्पी मतलब खुश रह रहे हैं, एक्सीडेंट रिकोलिजन्स ऑफ लाइफ, मोहम्मद हामिद अंसारी, दलाई के लामा, रामचंद्र गुहा या शशि थरूर। सभी लोग बताइए कि कौन है, जल्दी से बताइए। तो देखिए, बाई मेनी हैप्पी एक्सीडेंट एंड रिकोलिजन्स जो लाइफ है, इसके लेखक हैं उपराष्ट्रपति, जो पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, जो मोहम्मद हामिद अंसारी हैं उनके द्वारा लिखा गया। देखिए इन्हीं का एक पुस्तक है, ये कौन है, आपके हामिद अंसारी साहब हैं। तो बाई मेनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकोलिजन्स ऑफ लाइफ किसके लेखक हैं, तो हामिद अंसारी हैं। इनकी एक और पुस्तक है जो कि आपको याद रखना होता है, उभरते सवाल। उभरते सवाल किनकी पुस्तक है, तो ये भी हामिद अंसारी साहब का ही पुस्तक है। तो बाई मेनी एक्सीडेंट रिकोलिजन्स ऑफ लाइफ किनकी है, तो हामिद अंसारी की। यह क्या है, पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, और यह क्या है, उभरते हुए सवाल भी इनकी पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते, 31 नंबर, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या तेलंगाना में। फायर पार्क, फायर पार्क, फायर करेगा पार्क, बताइए फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया। एक था मॉस गार्डन, मॉस गार्डन तो कहाँ बताएं अभी, मॉस गार्डन नैनीताल के उत्तराखंड में। आपको बताना है फायर पार्क, फायर पार्क। देखो आंसर करिए सभी लोग। और एक बात याद रखिए, देखिए फायर करिएगा तो कोई भी चीज क्या करेंगे, उड़ाने के लिए मार दीजिए, फायर से उड़ जाइएगा। तो फायर पार्क कहाँ है, उड़ीसा में। तो कहेंगे कि फायर करेंगे किसके लिए, तो किसी को उड़ाने के लिए। तो फायर करके क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। तो कहेंगे कि फायर पार्क कहाँ है, उड़ीसा में स्थापित किया गया। इस तरह याद रखिएगा, कहेगा कि फायर, फायर कहाँ लिए करेंगे, किसी फायर करके उड़ा देंगे। तो फायर पार्क उड़ीसा में। किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते पर पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है, फिर से यह पेरिस समझौता में शामिल होने वाला है, इजराइल, मालदीव, अमेरिका या इंडोनेशिया। बताइए कि कौन है जो पेरिस समझौता में फिर से कमबैक होने का फैसला ले रहा है, मतलब कि फैसला लिया है कि पुनः फिर से शामिल होंगे, समझौता में लिया है। चलिए, तो ट्रंप साहब आए, पेरिस समझौता से हट गए। अब जॉन बाइडेन साहब आ गए और उन्होंने, जॉन बाइडेन साहब ने कहा कि फिर से जो पेरिस जलवायु समझौता है, जो पेरिस जलवायु समझौता में फिर से शामिल होने की बात कहे हैं अमेरिका ने। हाल ही में समाचार पत्र चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर, कौन से समाचार पत्र को चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। द हिंदू ग्रुप का, द भास्कर को, टाइम्स ऑफ इंडिया को, हिंदुस्तान टाइम्स को बताना है कि कौन से समाचार पत्र को चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन है। चलिए, इसका राइट आंसर की अगर बात कहा जाए कि कौन किस समाचार पत्रों को चैंपियंस पब्लिशर से, तो द हिंदू ग्रुप को। कौन के, द हिंदू ग्रुप को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है। लाइट हाउस का परियोजना, जो लाइट हाउस परियोजना है किससे संबंधित है, बताइए कि लाइट हाउस परियोजना किससे संबंधित है। तो लाइट हाउस परियोजना किससे, घर तक बिजली पहुंचाने से, घरों का स्वच्छ रखने से, आकाशीय बिजली सुरक्षा से, पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। बताइए किसमें। तो देखिए, आंखों का धोखा है, लाइट से मत मारने लगना कि घर में बिजली पहुंचाना, घरों में स्वच्छ रखना, आकाशीय बिजली नहीं। लाइट हाउस है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर बनाना, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल और मजबूती के साथ घर बनाने की एक परियोजना है लाइट हाउस परियोजना। यह चकमा देने के लिए आपको बनाया है, तो याद रखिएगा, चकमा मत खाइएगा। अगले,
किस राज्य ने 35 नंबर, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना लागू किया है? सुपर 75, जैसे हम लोग का 25 साइंस का सेशन चलता है ना, उसी तरह का है कि 75 सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किया है। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बताइए कौन? नई दिल्ली, कौन सरकार के द्वारा? कौन सा राज्य है या केंद्र शासित है जो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना को शुरुआत किया है? और सभी लोग फटाफट से आंसर करते रहिए, सोइएगा नहीं, क्योंकि आपके लिए चल रहा है। जो सोएगा उसका सफलता से दूर होता चला जाएगा, और जो भागेगा, भागो मत, भागेगा तो जाएगा। समझो, HKG में, HKG मतलब समझ में करता है कहाँ जाएगा? हनुमानगढ़ में। चलो, तो इसका होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरुआत किया गया है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 इहो रहेगा VVI, कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? कौन सा ऐप है? ऐप को लॉन्च किया है कोविन, को भारत, कोवैक्स, कोविजया। बताइए, वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन लिया है ना, सब लोग सुई लिवा लिया, खुबवा लिया है, तो जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है उस किस ऐप पे किया जा रहा है? भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। जिस ऐप को लॉन्च किया गया है उसको किस नाम से जाना जाता है? कोविड, को भारत, कोवैक्स या कोविजया? तो रजिस्ट्रेशन के लिए जिस ऐप को लॉन्च किया गया है वह है कोविन को। किसको? कोविन को। याद रखिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करके सुई लेंगे किसके लिए? विन होने के लिए, जीतने के लिए, तो कोविन। आइए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? विश्व वायु की गुणवत्ता क्वालिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया, और उसमें बताया गया कि सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? नई दिल्ली है, ढाका है, बीजिंग है या कोलंबो है? बताइए कि सबसे गंदा शहर यानी प्रदूषित शहर वायु एयर क्वालिटी में, कि कहाँ का एयर क्वालिटी सबसे खराब है, और बताना है सबसे प्रदूषित राजधानी। चलिए, तो सबसे प्रदूषित जन्म करता है, जितना भी गंदा काम होने वाला होता है सब भारत में होता है। तो सबसे प्रदूषित राजधानी निकल के आया है भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली होगा, जो कि वायु क्वालिटी, एयर क्वालिटी में सबसे नीचे पावदान पे था, यानी सबसे खराब दूषित दिया गया। किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए एक स्मार्ट उपनीति, कौन सा? स्मार्ट उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत किया है? SBI ने, HDFC ने, ICICI ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बताइए कि किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति की कार्यक्रम को शुरुआत किया है? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए, इसका क्या होगा? भागिएगा नहीं जी, बड़ा नहीं होगा। चलिए, तो हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं को उद्यमियों के लिए स्मार्ट उप उन्नति कार्यक्रम चलाया है? तो वे है आपके HDFC बैंक के द्वारा चलाया गया। किस बैंक के द्वारा? तो पूछे कि स्मार्ट अप उन्नति योजना जो है किस बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है? तो वे है आपके HDFC बैंक के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के वॉरियर मेमोरियल को स्थापित करने की घोषणा बनाया है? कि जो कोविड-19 है उसको वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का घोषणा किया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उड़ीसा के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा या केरल के द्वारा? बताइए। तो कोविड वॉरियर, बताइए, कोविड वॉरियर मेमोरियल, बताइए कौन सा? तो कोविड वॉरियर मेमोरियल की स्थापना जो किया है वह है उड़ीसा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांच यानी कि लालंदर बांध का निर्माण किया है? यहाँ पर बांच नहीं है, यह क्या है? बांध है। देखता है टाइप करने में कभी कभी गलत टाइप भी हो जाता है,
तो मेहनत को समझो भाई, मेहनत का समझो कि मेहनत क्या होगा। और एक ऑप्शन इसमें नहीं दिए हैं तो ले लीजिएगा, सी ऑप्शन में नॉट रहेगा। ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल या अफगानिस्तान किसके बीच, मतलब कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जिसके बीच सहतूत बांध या इसी को लालंदर बांध का निर्माण किया जा रहा है। जो लालंदर बांध है उसका निर्माण किया जा रहा है बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, अफगानिस्तान के साथ या और किसी के साथ, बताइए। लालंदर बांध, बताइए लालंदर बांध। चलिए, तो अब कहा कि लाल जी अंदर हो गए या सहतूत बांध, यह जो है अफगानिस्तान में है। कौन है? जो सहतूत की पत्ती होता है उसी तरह सहतूत बांध या इसी को कहा कि लालंदर बांध कहाँ है? अफगानिस्तान के साथ। भारत पूछेगा कि बताइए लालंदर बांध या सहतूत बांध किन के बीच है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच, पड़ोसी देशों के बीच बांध बन रहा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एडसी किस कंपनी को, बताना है। यहां से थोड़ा सा मिस हो गया है, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, बढ़िया से लिख देते हैं कि आपको बताना है कि एनडीजेसी, या गलती लिखा गया है, एनडीजेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी होंगे, बताइए। एनडीजेसी किसके मुख्य कार्यकारी सीईओ होंगे, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। एनडीजेसी बताइए, कल ही बताए थे ना सबको, जो ग्रुप में थे सभी लोग को पता होगा एनडीजेसी। चलिए बताइए जल्दी से एनडीजेसी। चलिए, तो आप सबों को पता है कि एनडीजेसी जो हैं किसके बन गए हैं, तो वे अमेजन के जो जेफ बेजोस थे उनके जगह पे कौन बन गए हैं, एनडीजेसी। अब देखिए कौन कौन कल पढ़े थे, याद पढ़िए। आपसे पूछे थे नीति आयोग के, तो नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत हैं। कौन है? अमिताभ कांत हैं। फिर आपसे पूछे थे कि स्वास्थ्य प्राधिकरण, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो होता है, कौन? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ कौन है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में एनएचए कहा जाता है। और एक और बताए थे इसी के हैं आयुष्मान भारत के, जो आयुष्मान भारत और नेशनल हेल्थ जो है, मतलब कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के कौन हैं, तो ये थे आरएस शर्मा थे। ठीक है, फिर आपसे बताए थे संसद टीवी का, पूछ दे कि संसद टीवी के, जो कि राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिला के हुए, तो यह है रवि कपूर। कौन बन गए हैं? रवि कपूर बन गए हैं। ध्यान से थोड़ा सा सुन लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ लिखते चलते हैं, सुन लीजिएगा। नीति आयोग के कौन बन गए हैं, तो अमिताभ कांत बन गए हैं, जो अमिताभ कांत बन गए हैं। फिर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और आयुष्मान भारत के कौन बन गए हैं, तो आरएस शर्मा बन गए हैं, आरएस शर्मा जी बन गए हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि जो संसद टीवी है, संसद टीवी किसको मिला के बना है, तो राज्यसभा प्लस लोकसभा को मिलाकर, यह किसके बन गए हैं, तो रवि कपूर बन गए हैं। फिर आपसे पूछेगा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कौन बन गए हैं, तो इसके बनने वाले जो थे कौन थे, सौरभ गर्ग थे। कौन थे? सौरभ गर्ग थे। और अमेजन का था, तो अमेजन का तो अभी बता दिए हैं कि अमेजन को एंडी सेंडी जो कहता है ऋतु, एंडी सेंडी, तो एनडीजेसी कौन बन गए हैं, एनडीजेसी बन गए हैं। फिर आपको किसका, तो टाटा मोटर्स के बताए थे। तो टाटा मोटर्स के लिए क्या था, तो कहेंगे कि मार्क लिस्ट, मार्क करके लिस्ट बनाना है और उसके बाद सेल कर देना है, तो मार्क लिस्ट सेले। तो पूछे कि मार्क लिस्टो सेले जो हैं यह किसके हैं, तो टाटा मोटर्स के हैं। फिर आपसे रेलवे बोर्ड के सीईओ पूछे थे, तो रेलवे बोर्ड को सबको पता है सुनीत शर्मा है। कौन है? सुनीत शर्मा है। जबकि रेलवे मंत्री कौन बने हैं, चलिए। और आपसे बजाज का बताए थे, तो बजाज के कौन थे, नीरज बजाज थे। जबकि भारतीय महिला क्रिकेट के रमेश पवार। और एक बताए थे आप लोगों को, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, हर्षवर्धन सिंह थे। और वही थे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के भी थे। ONGC के सुभाष सिंह थे। भारत के सबसे कम युवा पायलट कौन बनी थी, आयशा अजीज बनी थी।
राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन बने थे? मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा के कौन बने थे? अधीर रंजन चौधरी थे। एफसीआई के कौन थे? तो अतीश चंद्र थे। और सेल के कौन बताए थे आपको? तो शोभा मंडल बताए थे। फिर किसको बताए थे सेरम इंस्टीट्यूट्स के? तो आधार पुणे वाला। फिर राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी के कौन थे? सिद्धार्थ सिंह। भारतीय मुख्य सांख्यविद जेपी एपीजेपी, तो जेपी सामंत थे। और फिर बताए थे एनसीएआरई नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स के पूनम गुप्ता थी। ये सारे के सारे सीईओ आप लोगों को बताए थे, जो कि एक बार रिकॉल करा दिए हैं ताकि याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। 42 का सभी लोग आंसर करिए कि किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है। कौन जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता निकल के आए थे? जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। चलिए देखिए, तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को मिला है? तो वे अक्षय कुमार को मिला है। किसको मिला है? अक्षय कुमार को मिला। इनकी फिल्म लक्ष्मी के लिए, जो लक्ष्मी है उसके लिए मिला है। तो देख लीजिए, एक बार ध्यान से देखिए। जो तन्हा जी कौन जी थे? तन्हा जी सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है। दादा साहब फाल्के का सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है भारतीय फिल्म में कौन किसे मिला है? तन्हा जी को। जबकि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कहा देगा तो वे है पैरासाइट को। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? भारतीय फिल्म में। कहा कि दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाया गया, तो इसमें इंटरनेशनल के रूप में विश्व स्तर पर किसे मिला था? तो पैरासाइट को। जबकि भारतीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म तन्हा जी इन द कौन? तन्हा जी द इन्वेस्ट वॉरियर आता है, जो कि अजय देवगन का है। कौन है? जो अजय देवगन है उनका है। यह है लक्ष्मी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यह अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार को किसके लिए? तो लक्ष्मी मूवी के लिए मिला है। जबकि यह दीपिका पादुकोण जो है इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को मिला है। तो दीपिका पादुकोण को किसके लिए अभिनेत्री मिला है? किस फिल्म के लिए? तो छपाक के लिए। तो पूछे फिल्म में तो कहेगा तन्हा जी सर्वश्रेष्ठ दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो कहेंगे तन्हा जी इन देश वॉरियर भारत का। इंटरनेशनल कहेगा तो पैरासाइट। हीरो कहेगा अक्षय कुमार, किस फिल्म के लिए? लक्ष्मी के लिए। हीरोइन कहेगा अभिनेत्री में तो दीपिका पादुकोण, किस फिल्म के लिए? तो छपाक के लिए। ये तो हो गया। अब कहेगा कि सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है? सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन बने हैं? तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर बने हैं, उनका नाम है अनुराग बसु। अनुराग जो बसु हैं उनको। फिल्म कौन है उनका? तो लूडो। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन बने? अनुराग बसु, लूडो फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कहेगा कि सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज है 1992। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कौन है? तो 1992 है। फिर एक सुशांत सिंह राजपूत को भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो दादा साहब फिल्म उसमें मिला है। किसमें मिला? तो उनको मिला है क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर्स अवार्ड। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड से में किसको मिला है? तो सुशांत सिंह राजपूत को मिला है। इस बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। जबकि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको मिला है? यह मिला है आपको रजनीकांत को। किसको मिला है? रजनीकांत को मिला है। इस बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो क्रिटिक्स के बेस्ट एक्टर का अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत को। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको मिला है? तो रजनीकांत शर्मा को मिला है। रजनीकांत जो है उनको मिला है। तो इस बातों को भी ध्यान में रखें। तो दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड्स में हो गया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फिल्म कहेगा तो तन्हा जी इन देश वॉरियर। इंटरनेशनल में कहेगा तो पैरासाइट। हीरो कहेगा तो अक्षय कुमार लक्ष्मी के लिए। हीरोइन कहेगा दीपिका पादुकोण छपाक के लिए। और वेब सीरीज 1922। और डायरेक्टर कहेगा अनुराग बसु, लूडो के लिए मिला था। और आपसे एक्टर पूछा था तो हो गए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? बताइए। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किसको किया गया है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या असम को? कहीं बोरिंग तो नहीं हो रहा है भाई? क्योंकि क्वेश्चन है तो थोड़ा समय लगेगा, तो थोड़ा क्वेश्चन को पेशेंस, जो कि क्वेश्चन आने वाला। देखिए इंटरनेशनल दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल से पूछेगा तो बता दिए।
जिस पे नहीं बताने लायक रह रहा है उसको क्या करें, टिक करके बताते चल रहे हैं। तो हाल ही में भागिएगा, नहीं भागिएगा तो फिर कल से नहीं लेके आएंगे, क्या करेंगे, आधा घंटा का लेके आएंगे। तो कोई नहीं भागेगा, ध्यान से सभी लोग जुड़े रहेंगे। जिसको नींद आ रहा है वो पानी पी पी के देखे, पानी पी पी के देखेगा तभी लड़ेगा, नहीं तो नहीं लड़ेगा, क्योंकि ये चलने लायक क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आने वाला क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, सोच लेना। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कॉच ऑफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो वह बने हैं कहाँ के, स्कॉच, बताइए। तो वो बन गए हैं आंध्र प्रदेश के। जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 से सम्मानित किया गया? बताइए। फेमिना मिस इंडिया 2020 से सम्मानित किया प्रीति सिन्हा, जय गोस्वामी, पालकी ठाकुर, मानसा वाराणसी। बताइए कि किन्हें फेमिना मिस इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है? फेमिना मिस इंडिया 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताइए कि फेमिना मिस इंडिया। और भाई संख्या बढ़ाओ था कि, और सब्सक्राइब की संख्या नहीं बढ़ रहा है और नहीं आप लोगों की उपस्थिति की संख्या बढ़ रहा है, तो थोड़ा संख्या बढ़ाओ। क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं, मेहनत कर, क्योंकि देखो जितना भी टाइप करने में बहुत समय लगता है। अगर टाइप करने के लिए कह दिया जाए तो एगो करने में आधा घंटा लग जाएगा। समझ जाओ कि सेट खत्म होता है, दिन भर हमको लग जाता है पीपीटी बनाने में, इसका करने में। तो भाई समझ जाओ, मेहनत करते हैं तो तू लोग भी मेहनत कर कर इस फैमिली को बड़ा करो। चलिए, तो जो लाइक, एक तो बोलते नहीं कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने से कर देना चाहिए। और जो आपसे मिले उनसे भी कहो कि भाई तू भी जुड़ो ताकि तुम्हारा भी फायदा हो सके। चलिए, फेमिना मिस इंडिया 2020 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो मानसा वाराणसी को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं सर। इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? आपको बताना है कि जो चंद्रयान 3 है इसको कब प्रक्षेपित किया जाएगा। बताना है कि चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित किया जाएगा, जल्दी से बताइए। चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 को कब? तो चंद्रयान 3 2022 में इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। इस बात को याद रखेंगे कि चंद्रयान 3 कब, तो 2022 में। ये भी पूछ सकता है कि चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित किया जाएगा, तो 2022 में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरा बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है, जल्दी से बताएंगे। एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, स्टीव स्मिथ को, जसप्रीत बुमराह को। देखिए हम लोग क्या करेंगे ना कि 30 क्वेश्चन प्रत्येक दिन अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं किस चीज़ का, तो करंट अफेयर्स का हमको आना है। ऐसे तो 6-7 आएगा, 6-7 क्वेश्चन, यानी कि 7 से 6-7 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि करंट अफेयर से रहेगा। अगर प्रतिदिन हम लोग 30 क्वेश्चन करते हैं तो एक महीना में कम से कम हम लोग 900 क्वेश्चन करेंगे और 900 क्वेश्चन के साथ डिस्कशन भी देखेंगे। तो क्या 900 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन हम लोग नहीं लड़ा सकते हैं? 5 भी लड़ जाए तब पर भी क्या होगा, बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन कैसे? जबकि हर रोज प्रैक्टिस करिएगा तभी, और कहीं बीच में ही छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए, तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से किसे दिया गया है? तो यह स्टीव स्मिथ को दिया गया। किसको दिया गया है? तो फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? जो एलन बॉर्डर मेडल किसको दिया गया है? तो स्टीव स्मिथ को दिया गया। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। किस राज्य ने विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज किया है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या महाराष्ट्र में? किस राज्य में विश्व का सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोजा गया है? बताइए। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या महाराष्ट्र में? बताओ कि एक दिन में अगर 30 क्वेश्चन भी अगर प्रैक्टिस करता है किसका, करंट अफेयर्स का, तो 900 क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा भाई, जब तक करंट प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक याद होने वाला नहीं है। और प्रैक्टिस सेट करने का, देखिए प्रैक्टिस पहले करंट क्या होता था कि हम लोग सेट बनाते थे प्रैक्टिस सेट का। तो प्रैक्टिस सेट में रहता था 5 से 10 क्वेश्चन रहता था जो कि आप लोग मारते थे प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट मारने से क्या होता था कि आपको क्वेश्चंस मिलता था जो कि आप लोगों को याद रहता था। अब ऐसा प्रैक्टिस सेट मारने जाएगा तो आपका प्रीवियस ईयर्स का तो क्वेश्चन नहीं डाल रहा है, कोई भी प्रैक्टिस सेट बाजार में बढ़िया नहीं बन पा रहा है। इसीलिए तो आइए, पशु जीवाश्म के रूप में खोजा गया है, वे कहाँ? तो यह मध्य प्रदेश में। क्योंकि यह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि विश्व का सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना पशु जीवाश्म को खोजा गया है मध्य प्रदेश में। तो यह चांसेस बन सकता है क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे है, इसलिए।
फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता था? आपको बताना है कि जो 82वां राष्ट्रीय टेबल चैंपियनशिप हुआ, टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला का एकल खिताब किसने जीता? मनिका बत्रा, सुतार्थी बनशिखर, रोथा रिस्वा या स्वास्तिक घोष? जल्दी से इसका आंसर करिएगा कि कौन होंगे। 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की महिला एकल का खिताब किसने जीता था? मनिका बत्रा ने, सुतार्थी मुखर्जी, रोथा रिस्वा या स्वास्तिक घोष? तो जो 82वां टेबल टेनिस का राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो हुआ, चैंपियनशिप किसने जीती? ध्यान रखिएगा कि 82वां राष्ट्रीय टेबल जो चैंपियनशिप है इसको मनिका बत्रा ने जीती थी। इस बातों को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ, फरवरी में स्पेशली कर दिया है, फरवरी 2021 में अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पैसेक्स किया है? श्रीलंका के साथ, मालदीव के साथ, वियतनाम के साथ या इंडोनेशिया के साथ? आपको बताना है कि जो पैसेक्स है यह अभियान जो है, नौसैनिक अभियान जो है, फरवरी में कहाँ किया गया था? श्रीलंका में, अरब सागर में तो बता दिया, अरब सागर में कहाँ? श्रीलंका में, मालदीव में, वियतनाम में या इंडोनेशिया में? सभी लोग बताइए क्या होगा। चलिए, इसकी अगर बात कहा जाए सर कि अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पैसेक्स की श्रीलंका में, मालदीव में, वियतनाम में या इंडोनेशिया में, तो आप सबों को पता है कि यह कहाँ मनाया गया है? इंडोनेशिया में। फरवरी में इंडोनेशिया में मनाया गया है। आइए देख लेते हैं, आते हैं। देखिए, ये आपके कुछ द्विपक्षीय अभ्यास हैं, सैन्य क्या है? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हैं जो कि आपको लिख दिए हैं, देख लीजिए, ध्यान से सुनिए। जो आपका पैसेक्स हुआ, देखिए यहाँ पे पैसेक्स हुआ फरवरी में, जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था, नौसैनिक अभ्यास था और यह कहाँ हुआ था? अरब सागर में हुआ था। पैसेक्स फरवरी में होता है इंडोनेशिया के साथ, यह द्विपक्षीय मतलब दो देशों ने भाग लिया था। पैसेक्स होगा इंडोनेशिया में, पहला होगा अरब सागर में, दूसरा पैसेक्स हो जाता है आपके मार्च में। फरवरी में फिर होता है मार्च में, यह होता है बहरीन के साथ और यह अरब के खाड़ी में। पहले अरब सागर में, फिर अरब के खाड़ी में, दूसरा होता है बहरीन मार्च में, और तीसरा पैसेक्स एक्सरसाइज जो होता है जून में हुआ था, जो कि अमेरिका के साथ हुआ था, और यह कहाँ हुआ था? हिंद महासागर में हुआ था। तो पैसेक्स हुआ था। पैसेक्स देखिए यहाँ पे लिखा है कि पैसेक्स अभ्यास जो है आयोजित नियमित रूप से भारतीय नौसेना के द्वारा अपने जो मित्र देश के नौसैनिकों के द्वारा किया जाता है, जो मित्र देश है उनके साथ किया जाता है। तो पैसेक्स पहले हुआ अरब सागर में, इंडोनेशिया में, फरवरी में, मार्च में कहाँ हुआ? तो मार्च में हुआ आपको बहरीन में। बहरीन में जो हुआ वो अरब के खाड़ी में हुआ था, और तीसरा जो हुआ जून में पैसेक्स, वे हिंद महासागर में हुआ था, अमेरिका में। ये तो पैसेक्स थे। और कुछ देख लीजिए, जो वरुण है, वरुण फ्रांस के साथ करते हैं हम लोग, जो कि अरब सागर में हुआ था। ब्रज प्रहार अमेरिका के साथ, ब्रज के प्रहार अमेरिका के साथ। खंजर किर्गिस्तान, खंजर कहाँ? खंजर किसके साथ का सैनिक अभ्यास है? तो कहेंगे किर्गिस्तान के साथ। यह दोनों के दोनों क्या है? ब्रज के प्रहार और खंजर, यह दोनों के दोनों थल सेना का क्या है? सैनिक अभ्यास है। पूछता है हमेशा कि ब्रज प्रहार कहाँ की? अमेरिका के। थल सैनिक अभ्यास है। खंजर भी अफगानिस्तान की, किर्गिस्तान की है, ठीक है। हाई तो अभी बताई दे पैसेक्स, ये देख सकते हैं उज्बेकिस्तान की है। युद्धाभ्यास 2020 पूछता है कि युद्धाभ्यास 20 कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। ये भी थल सेना का अभ्यास है। और डेजर्ट नाइट, तो बोले ना कि नाइट में फाड़ने का काम होता है, तो जो फाड़ने वाला काम होगा नाइट में यानी फ्रांस, तो डेजर्ट नाइट फ्रांस या वायुसेना है, तो आप याद रख सकते हैं पैसेक्स 3 बार, और ये सारे के सारे आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, बताइए 2021 में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जाएगा? भारत, ब्राजील, ठीक है, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, और सी यहां पे लिख लेते हैं चीन में, ठीक है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन। बताना है कि जो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा, जो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा वे कहां होगा? भारत में, ब्राजील में, चीन में, दक्षिण अफ्रीका में। बताइए कहां होगा? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे कि जो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की जाएगी, बताइए 2021 में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्ष देश कौन रहेगा? भारत रहेगा, ब्राजील रहेगा, दक्षिण अफ्रीका रहेगा या चीन रहेगा? चलिए
तो आपको बता दें कि जो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा, या जो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा, यह कहाँ होगा, तो आपको भारत में होगा। इस बातों को ध्यान में रखेंगे, तो यह कहाँ होगा, भारत में होगा। देख लेते हैं ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स में उपस्थित देशों की कौन कौन से हैं। यह 2017 में चीन में हुआ था। देखिए ब्रिक्स BRICS, ब्रिक्स में कुल 5 देश हैं, तो 5 देश लिख लेंगे। ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं, तो कुल ब्रिक्स में 5 देश है। तो यह क्या कुल 5 देश थे, जिसमें B4 होता है ब्राजील, R4 होता है रसिया, I4 होता है इंडिया, C4 होता है चाइना और S4 होता है साउथ। मतलब कि सभी के सभी देश के प्रथम लेटर के नाम पे रखा गया। और ब्रिक्स में कुल मिलाकर 5 देश हैं। B से होता है ब्राजील। पूछता है हमेशा कि ब्रिक्स देश में बताइए कि कौन निम्न में से शामिल नहीं है, ब्रिक्स में उपस्थित देशों के कौन नहीं है। तो ब्रिक्स में याद रखिए कि B से ब्राजील, R4 रसिया, I4 इंडिया, C4 चाइना और S4 साउथ अफ्रीका। 2017 में ऐसे चाइना में हुआ था, और 2021 में कहाँ होगा, तो ये होगा भारत में। ठीक है, 2017 में देखिए इसी प्रकार क्रम चलता है। देखिए 2017 में कहाँ हुआ था, चाइना में, 18 में साउथ अफ्रीका में, 19 में ब्राजील में, 20 में रसिया में, 21 में चाइना में और इंडिया में। तो इसी प्रकार चलता रहता। अगर आप याद रख लिए ना कि 2021 में कहाँ होगा, तो 2021 में इंडिया में, 2022 में फिर कहाँ, तो चाइना में, 2023 में कहाँ, अफ्रीका में, ऐसे चलता है। देखिए 2017 में किया था कौन, चाइना, तो 18 में साउथ अफ्रीका, 19 में ब्राजील, 20 में रसिया और 21 में कौन, भारत। तो आपसे पूछा है कि 2021 में ब्रिक्स का 13वां जो शिखर सम्मेलन होगा, इसका आयोजन कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। हाल ही में फ्रीडम जो किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान चर्चा में है, फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान किस देश में चर्चा में है, फिलीपींस में है, मलेशिया में है, ताइवान में है या चीन में, बताइए। फ्रीडम पाइन एप्पल, फ्रीडम पाइन एप्पल बोलिएगा, कहीं ज़्यादा तो नहीं ना ऐसा है कि शामिल कर दे रहे हैं करंट अफेयर्स। क्योंकि भाई देखिए आपने साइंस भी खूब पढ़ा होगा, मैथ भी खूब पढ़ा होगा, जीके भी खूब पढ़ा होगा, लेकिन करंट अफेयर्स अब क्योंकि सितंबर में एग्जाम होने वाला है, आप लोग करंट नहीं पढ़े हैं, तो करंट कब पढ़िएगा, करंट भी तो पढ़ना है। तो करंट की संख्या इसीलिए 30 कर दिए हैं ताकि आप लोग करंट भी देख सके। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइन एप्पल है, तो फ्रीडम पाइन एप्पल जो है, मतलब कि किस देश में यह मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन है फ्रीडम पाइन एप्पल, वह है ताइवान में। तो ताइवान में जो ताइवान है यहाँ पर मनाया जा रहा है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है, फ्रांस में, सिंगापुर में, रूस में या कनाडा में, बताइए। यानी कि यह क्या होगा, तैरेगा। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क, यानी कि तैरते तैरते क्या होगा, यह तैरता रहेगा और सोलर एनर्जी देता रहेगा, ऊर्जा देता रहेगा। कहाँ किया जा रहा है, फ्रांस में, सिंगापुर में, रूस में या कनाडा में, सभी लोग बताइए जल्दी से बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है वे आपके सिंगापुर में स्थापित किया जाएगा, जो कि तैरते तैरते जो होगा, क्योंकि वह तैरता हुआ रहेगा, तैरता हुआ सोलर पार्क प्लेटफॉर्म जो है कहाँ लॉन्च किया जा रहा है, माने बनाया जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा, तो सिंगापुर में बनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बन गई। जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। तो बताइए इनके संबंध में यह किस देश के रहने वाली हैं। आपको बताना है कि जैस्मिन हैरिसन है जो अटलांटिक महासागर को पार करने वाली जो क्या है सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। इनके संबंध में बताना है कि यह किस देश के रहने वाली हैं, किस देश के रहने वाली हैं। तो चलिए अगर बात कहा जाए कि जो जैस्मिन हैरिसन हैं अटलांटिक महासागर के जो पार की हैं, ये ब्रिटेन की हैं। देख लीजिए, देखकर थोड़ा दर्शन कर लीजिए, मन खुश कर लीजिएगा, क्योंकि आपको खुश करने के लिए जैस्मिन हैरिसन को दिखाए हैं, ताकि कभी से आप लोग का दिमाग दर्द कर रहा होगा तो थोड़ा सा एक बार देख कर क्या हो जाइए, रितु जी खुश हो जाइए। तो यही है जैस्मिन हैरिसन, क्योंकि आप लोगों को अभी तो भाई जब तक नौकरी नहीं होगा, समझ लो कि अगर नौकरी नहीं रहेगा तो देखिए देख के बीतने वाला है, नहीं नौकरी होगा तो ब्याह नहीं होगा, अब ब्याह नहीं होगा तो इसी प्रकार देखेंगे, कभी जैस्मिन हैरिसन को देखिए, कभी पूनम गुप्ता को देखिए, कभी पूजा गुप्ता को देखिए।
पूनम गुप्ता, पूजा गुप्ता बताए हैं, सीईओ में बताए हैं, और एक उच्चायुक्त थी, ठीक है। तो यही है जैस्मीन हैरिसन, जो कि कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। अंग्रेज को देख, अंग्रेजवा सबको देख लो, अंग्रेज है, कौन है, यह अंग्रेज है, ब्रिटेन के। तो आपसे पूछा कि जो जैस्मीन हैरिसन है कम उम्र की हैं, यह कहाँ की हैं, तो ब्रिटेन की हैं। देख लिया होगा सब लोग को, आंख ताजा हो गया। आगे आओ, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल लिंक बूथ, स्पेशल पिंक बूथ है यहाँ पे, कि स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया गया? उत्तर प्रदेश में, केरल में, मध्य प्रदेश या तेलंगाना में? बताइए कि किस राज्य ने महिलाओं के जो टीकाकरण है, महिला को सुई दिलवाना है, उसके लिए पिंक बूथ की शुरुआत किया है? कहां, कौन से राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्पेशल पिंक बूथ? तो उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी मतलब किस राज्य ने देश की पहली इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिक है, मतलब कि जो विद्युत से चलने वाली व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? कर्नाटक में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में? बताइए। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। और क्या इतना संख्या रहने दें? तो हम सोचते हैं कि 25 से 30 क्वेश्चन करंट का रहे तभी अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, बाकी कमेंट में बताइएगा क्या रहे या संख्या कम कर दें। चलिए, किस राज्य में देश के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी का विकसित किया जाएगा? तो यह गुजरात में कहेगा कि विद्युत से चलने वाली सिटी का विकसित भारत के किस राज्य में प्रथम किया जा रहा है? तो गुजरात में किया जा रहा है। बस अब खत्म हो गया, 2-3 और क्वेश्चन होगा। हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? यूसुफ अली को, संजीव कुमार को, नाजिर अहमद को या जसपाल सिंह को? यूएई ने जो भारतीय मूल के हैं उनको अबू धाबी का शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। जो यूएई का शीर्ष नागरिक सम्मान है उसे, जैसे हम लोग के यहाँ का भारत रत्न है, उसी प्रकार के इनको दिया है जो भारतीय मूल के हैं। कौन है? यूसुफ अली, संजीव कुमार, नाजिर अहमद या जसपाल सिंह? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलिए, यूएई में भारतीय मूल को, जो यूएई का भारत नागरिक जो सम्मान, माने यूएई का जो शीर्ष नागरिक सम्मान है वह यूसुफ अली को दिया गया। यूसुफ अली जो है यह कहाँ के हैं? तो यह भारतीय मूल के हैं, मतलब कि ये भारत के नहीं है, भारतीय मूल के हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर है। किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? मतलब कि जानवर के लिए भी कोरोना वैक्सीन को तैयार कर लिया है। कौन? अमेरिका, चाइना, रूस या भारत? जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है, तो बताइए कौन सा है? चलिए, तो यह दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन जो जानवरों के लिए विकसित किया है वह है रूस। कौन सा है? रूस। यह था आपके क्या थे? 57 क्वेश्चन। अब आते हैं 58 क्वेश्चन, जो कि इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि बैठे बैठे बोरिंग हो गए होंगे? तो बैठे बैठे बोरिंग नहीं है भाई, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, आपसे पूछा कि 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021, देखिए ऑस्कर आ गया सर। देखिए आज फाल्के भी पढ़ लिए, ऑस्कर भी आज देख लेंगे। आइए, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म अवार्ड से किसे प्रदान किया गया है? 93वां 21 में मिला है बेस्ट फिल्म को द फादर को, नोमैडलैंड को, माई एक्टोपस टीचर को, प्रोमिसिंग यंग वीमेन को। बताइए सभी लोग। इसी प्रकार क्वेश्चन को शामिल करते रहेंगे और सभी टॉपिक्स को, एक टॉपिक्स को क्या किया जाएगा? शामिल होता चला जाएगा, और एक टॉपिक्स भी क्या करते चले जाएंगे? पढ़ते जाएंगे। एक बार पढ़ेंगे, दोबारा आएगा, रिकॉल होता जाएगा, जिससे कि आप लोगों को याद रह सके। तो 93वां ऑस्कर पुरस्कार में सबको पता है कि किस फिल्म को मिला है? तो नोमैडलैंड को मिला है। 93वां ऑस्कर को नोमैडलैंड को मिला। देखिए, यह है आपका ऑस्कर पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म को किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म में किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म में नोमैडलैंड को मिला है। कहे कि ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो नोमैडलैंड है।
अच्छे देखिए, जितने भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे कि आपका ऑस्कर हुआ, बाफ्टा हुआ, चाहे गोल्डन हुआ, इन तीनों के तीनों में नोमैडलैंड ही 2021 में जीता। याद रखिएगा, ऑस्कर का भी का है 93वां ऑस्कर का, 74वां बाफ्टा का, 78वां गोल्डन का, इन सारे में सारे फिल्म में कौन है आपके नोमैडलैंड ही जीते हैं। डायरेक्टर में क्लो झाओ भी तीनों में जीते हैं, जो डायरेक्टर है क्लो झाओ, क्योंकि फिल्म जब तीनों में जीत गया, किसमें, ऑस्कर में, बाफ्टा में, गोल्डन में, तीनों में कहेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था, नोमैडलैंड। और डायरेक्टर भी कहे तो क्लो झाओ, जो नोमैडलैंड के डायरेक्टर हैं, इनको मिला है, उसको याद रखेंगे। तो नोमैडलैंड के डायरेक्टर कौन है, क्लो झाओ हैं, फिल्म को नोमैडलैंड है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, एंथनी हॉपकिंस। पूछे कि ऑस्कर का सुन लीजिए फिर से, सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अभिनेता है एंथनी हॉपकिंस। किस फिल्म के लिए, तो इनको फादर के लिए मिला था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तो फ्रांसिस मैकडोरमंड यह हीरोइन है, और हीरो जो है एंथनी हॉपकिंस है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देता तो पता है क्लो झाओ हैं, जो नोमैडलैंड के लिए मिला था। तीन को याद रखिए कि 93वां ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला है, 93वां ऑस्कर पुरस्कार में फिल्म हो गया नोमैडलैंड को। हीरो होंगे, हीरो का नाम है एंथनी हॉपकिंस, और हीरोइन जो होंगी वे होंगी आपके फ्रांसिस मैकडोरमंड। या नोमैडलैंड में ही काम की थी, तो नोमैडलैंड के लिए बेस्ट हीरोइन का अवार्ड मिला है। लेकिन एंथनी हॉपकिंस, इनको मिला है फादर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। नोमैडलैंड के डायरेक्टर जो है क्लो झाओ, कौन है, क्लो झाओ हैं, इनकी पुस्तक जो फिल्म है नोमैडलैंड के लिए ही मिला है। तो ये क्या थे, आज आपके 93 क्वेश्चन थे। और इसी के साथ आज का क्या हुआ, आज के लिए शुभ रात्रि। और यह क्या थे, आपके इतने क्वेश्चन थे। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, तो आज हम लोगों ने 59-60 क्वेश्चन देखे, जो कि आपके परीक्षा उपयोगी थे। जिसमें से कि हम लोगों ने 25 से 27 क्वेश्चन क्या देखे थे, तो 25 से 27 क्वेश्चन साइंस के, और 28 से 30 क्वेश्चन जो थे आपके करंट अफेयर्स के थे, जो कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो जो लास्ट तक जुड़े हैं, लाइक नहीं किए, लाइक करके जाएंगे। और कल से जनसंख्या बढ़ा के आएंगे, क्योंकि कहिएगा, बताइएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि साइंस का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके साथ साथ सर हम लोग करंट अफेयर्स का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बताइएगा कि यह सेशन कैसा लगा, सभी लोग कमेंट में जाते समय जरूर। और कमेंट में एक दो लोग खाली आंसर करते हैं, मतलब बताते हैं कि कैसा फीडबैक रहा, अच्छा रहा, खराब लगा, कैसा होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए। कोई फीडबैक नहीं देता, सिर्फ देखता है, आज जैसे ही खत्म होता है जल्दी जल्दी से काट के सोने लगता। अरे देखा है तो कुछ बताओ, ताकि लाइक करो, कुछ कमेंट करो, ताकि हमको भी मोटिवेट मिले कि हाँ होता है, मेहनत करने का मन करे। तो चलिए इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं रात्रि 9 बजे। सुबह वाला क्लास नहीं होगा, 8 बजे और 6 बजे वाला क्लास नहीं होगा, तो हम लोग रात्रि में ही मिलेंगे। चलिए।